हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजवाइज क्लासेस। हमारा वीकली करंट अफेयर्स की हम लोगों ने सीरीज करी थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 145 एमसीक्यूज करे थे जुलाई के फर्स्ट वीक के। ये हमारा जुलाई का सेकंड वीक है जिसके अंदर मैं आप लोगों को 130 एमसीक्यूज के थ्रू जुलाई का पूरा सेकंड वीक कवर कराऊंगा। अगेन इस वीडियो के अंदर डेज नहीं होंगे। डेज और उनकी थीम हम लोग अलग से एक सिंगल वीडियो में पूरे मंथली बेसिस पे करना शुरू करेंगे। टोटल 130 क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 4 जुलाई द गवर्नमेंट रेज द ओनियन प्रोक्योरमेंट प्राइस अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर टू विच लेवल। गवर्नमेंट ने ओनियन प्रोक्योरमेंट का प्राइस बढ़ा दिया है। ठीक है, कितना कर दिया है? यह कर दिया है ऑप्शन सी 2125 रुपीज पर क्विंटल। आंसर इज ऑप्शन सी रुपीज 2125 पर क्विंटल। ये ओनियन प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाकर कर दिया है अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर। कितना बढ़ा है? 13% इंक्रीज हुआ है। फिफ्थ अपवर्ड रिवीजन हुआ है प्राइस में इन द करंट सेशन या करंट सीजन। ऐसा क्यों हुआ है? गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब एडवांस में अनियन खरीद के रख लेगा सो दैट जो किसान है किसान भाइयों का प्याज वेस्ट ना हो और गवर्नमेंट के पास में एडिक्वेट बफर स्टॉक्स रहे। प्रोक्योरमेंट करने के लिए नाफेड और एनसीसीएफ ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोक्योरमेंट करने का काम करेगी। और अगर बात की जाए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की, तो जो प्याज का टोटल प्रोडक्शन हुआ है अनियन का, अनियन प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 307 लाख मेट्रिक टन्स का हुआ है। नाफेड की बात करें तो 1958 में नाफेड आया था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एनसीसीएफ की बात करें तो 1965 में एनसीसीएफ आया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नाफेड क्या होता है? नाफेड होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन लिमिटेड। और अगर एनसीसीएफ की बात करें, एनसीसीएफ होता है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। During his visit to Jodhpur, the Prime Minister launched which scheme to improve regional air connectivity in underserved region? तो प्रधानमंत्री जी अभी जोधपुर गए थे। जोधपुर क्यों गए थे? क्योंकि जोधपुर में उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट का एक टर्मिनल को इनॉग्रेट करा था, उनकी टर्मिनल की बिल्डिंग को। तो वहां पे उन्होंने जो एग्जिस्टिंग हमारी उड़ान स्कीम थी उड़े देश के आम नागरिक, उसका मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च किया है। आंसर इज ऑप्शन ए, मॉडिफाइड उड़े देश के आम नागरिक स्कीम को प्रधानमंत्री जी ने जोधपुर में लॉन्च किया है। अब ये जो स्कीम है इट वाज लॉन्च अलोंग साइड द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जोधपुर एयरपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसमें लास्ट माइल एयर कनेक्टिविटी दी जाएगी टू रिमोट एंड हिली एरियाज। तो अब जो उड़ान स्कीम थी उसके अंदर तो हमने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को कनेक्ट करा था। मॉडिफाइड उड़ान में जो रिमोट और हिली एरियाज है वहां पे हम लोग एयर कनेक्टिविटी देने की बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा जी और गवर्नर है हरिभाऊ बगाड़े। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा और गवर्नर है हरिभाऊ बगाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है आपी एनुअल कन्वेंशन ने 2026 का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है नीता अंबानी को। आपी क्या है या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? अवार्ड दिया है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन के जो फिजिशियंस हैं उन्होंने ये अवार्ड दिया है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन ने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है नीता अंबानी को। आंसर इज ऑप्शन ई। तो ये अवार्ड क्या करता है? जो भी उनका काम है रिलायंस फाउंडेशन में इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और कल्चरल प्रिजर्वेशन, उसके लिए। इसके अलावा नीता अंबानी को की टू द सिटी ऑफ टाम्पा भी दिया गया। की टू द सिटी ऑफ टाम्पा ड्यूरिंग द सेम इवेंट। आप ही की बात करें, जो कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओरिजिन फिजिशियंस की यूनाइटेड स्टेट्स में। Which nation become the first OECD member country to conclude a bilateral agreement in with India? तो OECD मेंबर, पहला ऐसा OECD मेंबर कंट्री जिसने इंडिया के साथ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट को करा है, वो कौन सा कंट्री हो गया? वो हो गया इजराइल। ऑप्शन सी इजराइल। इजराइल की बात की जाए तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इजराइल गए थे सितंबर 2025 में, तब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन जुलाई 2026। कई बार क्या होता है, कोई न्यूज हो जाती है वो हमारे पास न्यूज़पेपर में आते आते उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या फिर वो न्यूज लाइव पोर्टल्स पर आते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए कुछ न्यूज ऐसी होंगी जो जुलाई फर्स्ट वीक की होंगी, बट मेरे पास जुलाई सेकंड वीक तक पहुंची जब मैं ढूंढ के बना रहा था। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ न्यूज थोड़ी आगे पीछे हो जाए। आप किसी भी पोर्टल पर देखेंगे ना, कहीं पर भी आपको ऐसा मिलता है।
ठीक है, तो ये इसराइल ने साइन हुआ था सितंबर 2025 में, एंटर्ड इनटू फोर्स इन जुलाई 2026। इसराइल पहला ओईसीडी मेंबर बन गया जिसका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया के साथ में। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। अडानी एंटरप्राइजेज और इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग दो कंपनीज हैं, एक है अडानी एंटरप्राइजेज, दूसरी है इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग। दोनों ने एक एमओयू साइन करा है, किसके साथ? उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में। किस लिए करा है? इंटीग्रेटेड एल्युमिनियम प्रोजेक्ट के लिए। तो अडानी एंटरप्राइजेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग ने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन करा है फॉर एन इंटीग्रेटेड एल्युमिनियम प्रोजेक्ट। उसका वैल्यूएशन कितना है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन है $11.5 बिलियन, ऑप्शन डी। और ये कहां पर है? ये जो ये प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंडर है और इंडिया का लार्जेस्ट एफडीआई है मेटलर्जी सेक्टर में। विच प्रोजेक्ट इज नोन एज द इंडिया लार्जेस्ट एफडीआई इन मेटलर्जी सेक्टर? इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट ऑफ अडानी एंटरप्राइजेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग विच इज साइंड विद द उड़ीसा गवर्नमेंट। दो फेजेस का प्रोजेक्ट होगा। उड़ीसा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है कंभम कंभमपति हरि बाबू या फिर के हरि बाबू। एयर इंडिया ने एमओयू करा है एक सिंगापुर बेस्ड फर्म के साथ में फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सेगमेंट। एयर इंडिया ने कौन सी सिंगापुर बेस्ड फर्म के साथ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सेगमेंट या फिर एमआरओ सेगमेंट के लिए एमओयू साइन करा है? ये करा है सिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी सिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ में। सिंगापुर की बात करें, कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। Which university in Karnataka signed a 5-year academic collaboration agreement with the Industrial University of Ho Chi Minh City, वियतनाम? वियतनाम में एक इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी है हो चिन मिन सिटी में, हो ची मिन सिटी ऑफ वियतनाम, वहां पे इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कर्नाटका की एक यूनिवर्सिटी के साथ में 5 ईयर का एकेडमिक कोलेब्रेशन किया है। बात है कि उस कर्नाटका की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? उसका नाम है शरण बसवा यूनिवर्सिटी। कर्नाटका के सीएम है डी शिवा कुमार, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। वियतनाम की कैपिटल करेंसी है वियतनाम हनई दोंग। जो शान बसवा यूनिवर्सिटी है ना, ये कर्नाटका में गुलबर्गा नाम की जगह है। गुल गुलबर्गा गुलबर्गा नाम की जगह है कर्नाटका में, जहां पर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। दिलीप असबे, ये एनपीसीआई के एमडी सीईओ हैं। सबसे पहली चीज तो यही हो गई। हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एनपीसीआई? दिलीप असबे। इन्हें सुपरवाइजरी बोर्ड पे अपॉइंट किया गया है एक ग्लोबल मैसेजिंग बॉडी में, ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग बॉडी के सुपरवाइजरी बोर्ड में दिलीप असबे को अपॉइंट किया गया है। उस बॉडी का नाम बताओ क्या है? आईएमएफ है, स्विफ्ट है, बीआईएस है, एफएटीएफ है या वर्ल्ड बैंक है? तो ऑप्शन बी स्विफ्ट इसका आंसर हो जाएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एनपीसीआई का भी इसमें नाम आया है। एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई के हेड है दिलीप असबे, हमें पता ही है। 2008 में बनी थी, मुंबई में है। स्विफ्ट की बात करें तो 1973 में बनी थी, जिसके थ्रू सारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। हेडक्वार्टर है इसका ला हल्प, बेल्जियम में। बेल्जियम में ला हल्प या ला हुल्प नाम की जगह है, वहां पर स्विफ्ट का हेड ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर्स है। तो दिलीप असबे को स्विफ्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के सुपरवाइजरी बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल करा है फिफ्थ वर्जन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ईसीएलजीएस। ये प्राइमरी कौन से टारगेट, मतलब प्राइमरी किस तरह के बोरोवर्स को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए टारगेट करता है? ईसीएलजीएस किन बोरोवर्स के लिए है? जो ईसीएलजीएस 5 है, ये है उन एंटरप्राइजेस के लिए जो कि वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। ऑप्शन ए एंटरप्राइजेस इंपैक्टेड बाय द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट इन वेस्ट एशिया। ईसीएलजीएस की बात करें तो ईसीएलजीएस 5 जो है ये 100% गारंटी कवर देगा एमएसएमईज के लिए, 90% देगा बाकी सेगमेंट्स के लिए, सो दैट फ्रेश लैंडिंग उन लोगों को मिल पाए ड्यूरिंग द कैश फ्लो डिसरप्शन। क्योंकि ग्लोबल इश्यूज जो है वेस्टर्न एशिया में यूएस इजराइल वॉर की वजह से, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पे जो भी कंपनीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस रूट से हो रहा था, चाहे एमएसएमई हो, दूसरे सेक्टर की कंपनीज हो, तो उनके कैश फ्लो में डिसरप्शन हुआ। जब कैश फ्लो में डिसरप्शन हुआ तो उन्हें लोन्स को लेकर दिक्कत होने लगी। तो बैंकों से तो लोन चाहिए, बट बैंकों को सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी इस फंड के थ्रू मिलती है।
अब तक इसमें 4 लाख गारंटी से ज्यादा दी जा चुकी है, 1.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑलरेडी इशू किया जा चुका है। ये गवर्नमेंट का एक फंड बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बना रखी है, सो दैट जब भी एक्सटर्नल शॉक्स हो तो जो क्रेडिट गारंटी मिलती रहे, ताकि इन कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट चलता रहे और बिजनेस कंटिन्यूटी चलती रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स। Which of the following recent appointments approved by the appointment committee of the cabinet are correctly matched? तो रिसेंटली एसीसी ने ना अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने कुछ कुछ अपॉइंटमेंट्स करे, मैच करो कि कौन सा सही है इसमें से। आलोक कुमार मित्तल, ये डीजी बने हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी के। अमित गर्ग डायरेक्टर बने हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एनसीआरबी के। सुजीत पांडे डायरेक्टर बने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के। तो कौन कौन से सही है? ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों सही हैं। दैट मींस आलोक कुमार मित्तल जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अमित गर्ग को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। सुजीत पांडे को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में। सेकेंड ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हुई है जुलाई में बिटवीन इंडिया एंड विच अफ्रीकन नेशन? इंडिया और एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, उसकी सेकेंड डिफेंस कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। तो सेकेंड कंट्री कौन सी है, या फिर वो कौन सी कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हुई है? ऑप्शन ई, रुआंडा। रुआंडा के साथ में ये मीटिंग हुई है। रुआंडा की बात करें, कैपिटल है किगाली, करेंसी है फ्रैंक। चाइना ने कौन सी ओशनोग्राफिक सैटेलाइट लॉन्च करी है ऑन लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट? लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट यूज किया है चाइना ने एक ओशनोग्राफिक सैटेलाइट भेजने के लिए, और ये भेजा है ज्यूकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ज्यूकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट यूज करके चाइना ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी है? हायांग 2E। हायांग 2E सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च करी है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, जिसको युआन भी बोला जाता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोषण अभियान एंड द पोषण ट्रैकर आर करेक्ट? पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन 8 मार्च 2018 एज इंडियाज फ्लैगशिप नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। सही बात है। पोषण ट्रैकर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च 2021 बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिसीजन। ये भी सही बात है। पोषण ट्रैकर रिप्लेस मैनुअल रजिस्टर ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स विद स्मार्टफोन बेस्ड डिजिटल रिपोर्टिंग। ये भी सही बात है। पोषण अभियान रिसेंटली न्यूज में आ गया था, जिसकी वजह से उस पर बेस्ड ये 3 स्टेटमेंट्स का मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो पोषण अभियान को हमने 8 मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था एज इंडियाज फ्लैगशिप नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसके अंदर पोषण ट्रैकर लॉन्च किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर मार्च 2021 में लॉन्च करा। पोषण ट्रैकर ने क्या करा, जो पहले मैनुअल रजिस्टर्स होते थे उन्हें रिप्लेस कर दिया स्मार्टफोन बेस्ड डिजिटल रिपोर्टिंग के अंदर। दैट मींस ऑप्शन ई, ऑल आर करेक्ट। पोषण अभियान फॉलोज अ जन आंदोलन अप्रोच विद टाइम बाउंड न्यूट्रिशन टारगेट। पोषण ट्रैकर ने क्या करा, डिजिटाइज कर दिया रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ बेनिफिशियरीज एंड सर्विस डिलीवरी को। प्लेटफॉर्म को डब्ल्यूएचओ ने भी रिकॉग्नाइज करा एज एन एग्जाम्पलरी न्यूट्रिशन डेटा इकोसिस्टम। पावर ग्रिड ने रिसेंटली 80 बिलियन जापानीज येन का लोन लिया है। 80 बिलियन जापानीज येन का ग्रीन लोन लिया है पावर ग्रिड ने फ्रॉम जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से। ठीक है, पावर ग्रिड ने जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से 80 बिलियन जापानीज येन का ग्रीन लोन लिया है। कौन से मेजर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये लोन लिया गया है 80 बिलियन येन का? ये लिया गया है ऑप्शन सी, ख्वादा नागपुर हाई वोल्टेज डायरेक्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। दैट मींस ख्वादा गुजरात में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। तो गुजरात से महाराष्ट्र पावर जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन किया जाएगा गुजरात से महाराष्ट्र में, गुजरात के ख्वादा से नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये ख्वादा नागपुर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए है। ये जो प्रोजेक्ट है, इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल कैपेसिटी हमें अचीव करनी है 2030 तक। ये टारगेट इसे सपोर्ट करता है। अब इसमें जापान से क्योंकि लोन लिया गया है, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। कंपनी का नाम है पावर ग्रिड, जिसने ये लोन लिया है। पावर ग्रिड के सीएमडी हैं रविंद्र कुमार त्यागी। 1989 में पावर ग्रिड बना था और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर को बोला है कि हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनानी है टू रिजॉल्व द इशू फेस्ड बाय द मैंगो ग्रोअर्स इन आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में मैंगो के या आम उगाने वाला एक पर्टिकुलर आम की ब्रीड है जिसके लिए आंध्र प्रदेश के मैंगो ग्रोअर्स परेशान हैं। तो कौन से आम की ब्रीड के लिए ये बात बोली गई है? शिवराज सिंह चौहान ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात करी है आईसीएआर से। तो ये जो बंगनपल्ली मैंगो होता है ना, ये आंध्र प्रदेश का है, इसके लिए ये बात बोली गई है। आंसर इज ऑप्शन डी, बंगनपल्ली मैंगो। तो कमिटी जो है, इट विल एग्जामिन प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिशन चैलेंजेस टू स्पेसिफिकली बंगनपल्ली ग्रोअर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप है आंध्र प्रदेश का, इसलिए आईसीएआर का इंटरवेंशन इसमें जरूरी हो गया है टू इम्प्रूव फार्म गेट रिटर्न्स एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। किसके लिए? सिर्फ बंगनपल्ली ग्रोअर्स के लिए। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी विदिशा, मध्य प्रदेश। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात हुई यहाँ पे, क्योंकि ये जो बंगनपल्ली मैंगो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं सैयद अब्दुल नजीर। साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एक्यूरेटली डेटेड बैनियन ट्री बिहार में देखा है। बात है कि बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया है? ये पाया गया है ऑप्शन सी, मुंगेर में। आंसर इज ऑप्शन सी, मुंगेर। बिहार की बात की जाए तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी और गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन। बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, गवर्नर सैयद अता हसनैन। रिसेंटली इंडिया और जापान के बीच में डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ है। ठीक है, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ था टोक्यो में। तो इंडिया और जापान का डिफेंस पॉलिसी डायलॉग कहाँ हुआ? टोक्यो में, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच का बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन डीपन हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। सवाल है कि डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का कौन सा एडिशन हुआ था? कौन सा एडिशन का डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ था? एट्थ एडिशन। एट्थ डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ इंडिया और जापान का। इंडिया की साइड इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने लीड करी, जापान की साइड से वहां के वाइस मिनिस्टर्स थे डिफेंस फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, पीएम है जापान के सने तकेची। पीएम हमें वो हर कोई पीएम याद करना है जो या तो नया अपॉइंट हुआ हो, या फिर इंडिया आया हो, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जाकर उनसे मिले हो। तो उस दूसरी कंट्री का पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, जो भी वहां का हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो हमें पढ़ना है, याद रखना है। जैसे सने टकेची इंडिया आए थे तो मैंने इनका नाम यहाँ लिख दिया है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमारे कौन है? राजनाथ सिंह है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, यूपी से। अब बात है कि इस एट्थ एडिशन ऑफ डिफेंस पॉलिसी डायलॉग में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने करा? इंडिया को रिप्रेजेंट करा था हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने। डिफेंस सेक्रेटरी का नाम है श्री राजेश कुमार सिंह। अगला सवाल देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रोड मैप है फॉर स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन, जो पीएम ने अनाउंस करा है, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अहेड ऑफ विच मेजर इवेंट टू बी होस्टेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा मेजर स्पोर्ट इवेंट होने वाला है। ठीक है, तो पीएम ने बोला है कि वो यहां पर होगा अहमदाबाद में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो है हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। रोड मैप बिल्ड्स ऑन द 2023 एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स कवरिंग कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, एथलीट डेवलपमेंट एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें फर्दर जो 2032 के ओलंपिक है, पैरालंपिक गेम्स है, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी काम शुरू होगा, जो कि ब्रिस्बेन में होगा। कोलैबोरेशन सीक्स टू एनहांस परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टोटल 18 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट हुआ था जिसमें टोटल 18 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी एल्बनीज। गुजरात में, क्योंकि ये गुजरात में होगा अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम 2030, गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। The Department of Post has signed an MOU with which organization to conduct India's largest ever rural telecom network performance survey? इंडिया का लार्जेस्ट एवर रूरल टेलीकॉम नेटवर्क परफॉर्मेंस सर्वे हो रहा है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एमओयू साइन करा है। सवाल है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये एमओयू किया गया है? ये किया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टीआरएआई के साथ में। आंसर इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर्वे जो है 5.68 लाख विलेजेस को कवर करेगा, वहां पे मोबाइल नेटवर्क अवेलेबिलिटी को देखेगा, कवरेज क्वालिटी को देखेगा। कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज को इवेल्युएट करेगा अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और ये जो डेटा होगा ये एविडेंस बेस्ड होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी डिसीजन लिए जा पाएंगे, सो दैट हम लोग रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें तो न्यू दिल्ली में बेस्ड है, अनिल कुमार लाहौती इसके हेड है, और 1997 में ये बनी थी।
इंडिया और न्यूजीलैंड ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप लॉन्च किया है, उसका टारगेट ईयर क्या है? इंडिया और न्यूजीलैंड का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप का टारगेट ईयर क्या है? यह है साल 2030। 2030 तक का टारगेट ईयर है। रोड मैप में बोला गया है कि 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स का हमें बायलैटरल ट्रेड रखना है 2030 तक। 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स का 2030 तक, ये भी आप लोगों को याद रखना है क्या है इसके अंदर। ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करें तो वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लग्जन। गिरीश भारद्वाज जी की डेथ हो गई। इन्हें कौन से नाम से जाना जाता था? गिरीश भारद्वाज जी। गिरीश भारद्वाज जी को ब्रिजमैन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था। आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रिजमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट कर दी टू कंस्ट्रक्टिंग लो कॉस्ट हैंगिंग फुट ब्रिजेस, जो कि रिमोट विलेजेस को जगह जगह कनेक्ट करते थे। इनका वर्क ने जो भी इनके ये काम थे लो कॉस्ट ब्रिजेस वाला, रूरल एक्सेसिबिलिटी और लाइवलीहुड को काफी हद तक इंप्रूव करा। इसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, जो भी इनका कंट्रीब्यूशन था टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारशिला किसको बोला जाता है? आधारशिला रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, अ डिजिटल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग प्लान अंडर पोषण अभियान। बी, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। सी, नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 3 से 6 साल के। मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, या फिर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो आधारशिला, आधारशिला बोला जाता है ऑप्शन सी, नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी फाउंडेशन बनाई जाती है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसलिए उसका नाम आधारशिला रखा गया है। आधारशिला की बात करें, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल लर्निंग इन द अर्ली ईयर्स। जो हमारी एनईपी 2020 है ये उसके साथ अलाइन करता है, और इसका जो करिकुलम है ये आंगनवाड़ी सेंटर्स और प्री स्कूल में यूज होने के लिए डिजाइन किया गया है। एल्डाई ने रिसेंटली एक्शन लिए हैं अगेंस्ट डार्क पैटर्न। तो डार्क पैटर्न क्या है, किस चीज के लिए लिया गया है? तो डार्क पैटर्न, इन्होंने जो डार्क पैटर्न के अगेंस्ट जो एक्शन लिए गए हैं दैट इज मिस सेलिंग थ्रू मैनिपुलेटिव डिजिटल इंटरफेस डिजाइन। जो कई बार क्या होता है ना, बहुत सी एप्स ऐसी होती है जिसमें कस्टमर को पता नहीं चलता, उसने कहीं क्लिक कर दिया और उसको इंश्योरेंस मिल गया, या उसका इंश्योरेंस में पैसा खर्च हो गया उस वजह से, या फिर वहां से उसका इंश्योरेंस कैंसिल नहीं हो पा रहा। तो इस चीज को रोकने के लिए एल्डाई ने इस डार्क पैटर्न के अगेंस्ट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए इनिशिएटिव लिया है। ठीक है। तो ये डार्क पैटर्न थे। आंसर इज डी, मिस सेलिंग थ्रू मैनिपुलेटिव डिजिटल इंटरफेरेंस डिजाइन। डार्क पैटर्न क्या होते हैं? ये वो डिसेप्टिव वेबसाइट या ऐप फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से यूजर्स को जबरदस्ती अनवांटेड परचेज करनी पड़ जाती है, या फिर इंश्योरेंस के चार्जेस बचाते हैं, या फिर कैंसिलेशन डिफिकल्ट कर देते हैं। इसके लिए एल्डाई ने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को रखा है, सो दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर किया जाए। 9 मंथ्स के लिए ये रखा है उन्होंने। The move strengthens consumer protection and transparency in online insurance sales. एल्डाई की बात करें तो एल्डाई के चेयरमैन है अजय सेठ, 1999 में बना था, हेडक्वार्टर है हैदराबाद। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने डिसमेंटल करा है एक सोफेस्टिकेटेड मेफड्रोन मैन्युफैक्चरिंग लैब को। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने एक ऑपरेशन करा जिसमें उन्होंने ऐसे ड्रग्स, कैफीन वगैरह बना, ये ड्रग्स और ये सब बनाने वाली कंपनी कंपनी कह रहा हूँ सॉरी, एक ऐसी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस मिशन का नाम क्या है जिसके अंदर ये किया गया है? ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वज्र। ऑप्शन ई, ऑपरेशन वज्र में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने एक मेफड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग लैब को डिस्ट्रॉय करा है, डिसमेंटल करा है। ऑपरेशन के अंदर की मेंबर्स को हम लोगों ने अरेस्ट करा, उनकी हाईटेक लैब थी उसको खत्म करा। जो एक्यूज थे उनको अरेस्ट किया गया है अंडर नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की बात करें तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में बेस्ड है। दिनेश बिसेन यहाँ के हेड हैं और 1950 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स बनाया गया था। With reference to the World Bank country income classification for financial year 27, which of the following statement is or are correct? India continues to be classified as lower middle income economy. India's GNI per capita under Atlas method was USD 2760 in 2025. Delhi ranks first among Indian states with GNI per capita of UNI 6217 and has crossed the upper middle income threshold. तो वर्ल्ड बैंक ने एक कंट्री इनकम क्लासिफिकेशन करा फाइनेंशियल ईयर 27 में, बताना है उसके लिए इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन से नहीं है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है।
दैट मीन्स इंडिया अभी भी लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में है। 2009 से इंडिया लोअर मिडिल कैटेगरी में चला आ रहा है। 5 इंडियन स्टेट्स है जिन्होंने अपर मिडिल इनकम थ्रेशोल्ड को क्रॉस करा है। 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात। और इसमें सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा निकल कर आया है इंडिया की अपर मिडिल इनकम थ्रेशोल्ड में? दिल्ली। अकॉर्डिंग टू ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स रेटिंग फॉर May 2026, which division of the Department of Financial Services achieved second rank in Group A? ग्रुप ए में सेकंड रैंक किसे मिली है डीएफएस के कौन से डिपार्टमेंट को, या विच डिवीजन को? ये मिली है इंश्योरेंस डिवीजन को। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने सेकंड पोजीशन ली है अमंग द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट रिसीविंग 500 या उससे ज्यादा ग्रीवियंसेस। बैंकिंग डिवीजन की रैंक 6th आई है इन द सेम ग्रुप। जीआरएआई रैंकिंग जो होती है ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स रैंकिंग, ठीक है। जीआरएआई रैंकिंग किसी भी डिपार्टमेंट की या डिवीजन की एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल को इवेल्युएट करता है अंडर सीपी ग्राफ्स। डीएफएस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जिसकी मिनिस्टर है मैडम निर्मला सीतारमन जी। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा कर्नाटका। Which organization signed an MOU with the Vietnam International Financial Center Da Nang to assist in developing Vietnam's International Finance Center? वियतनाम में इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर बन रहा है, जैसे इंडिया में गुजरात की गिफ्ट सिटी है, उसी तरह वियतनाम में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दा नांग बनाया जा रहा है। तो उसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने वियतनाम के साथ टाई अप करा है? ये टाई अप करा है हमारी गिफ्ट सिटी ने। जो इंडिया की गिफ्ट सिटी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, वही वियतनाम के साथ मिलकर वियतनाम का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाएंगे। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी है दो। गुजरात में है क्योंकि गिफ्ट सिटी हमारी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कच कॉपर लिमिटेड ने रिसेंटली लंदन मेटल एक्सचेंज सर्टिफिकेशन मिला है उसके एक प्रोडक्ट के लिए। कौन से प्रोडक्ट के लिए? कच कॉपर लिमिटेड, कच कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में एक कच कॉपर लिमिटेड कंपनी है, उन्हें लंदन मेटल एक्सचेंज से सर्टिफिकेशन मिला है। क्यों? उनका जो अडानी कॉपर ग्रेड ए कॉपर कैथोड्स है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इसके लिए। तो ये इन्हें मिला है अडानी कॉपर ग्रेड ए कॉपर कैथोड्स के लिए। एनटीपीसी ने एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाई है एनटीपीसी एनर्जी। कौन सी कंट्री में बनाई है? ये वहां पे क्लीन एनर्जी ऑपरेशंस पे काम करेगी। तो एनटीपीसी की होली ओन्ड सब्सिडरी एनटीपीसी एनर्जी कौन सी कंट्री में है? ये है मॉरिशस में। मॉरिशस में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन बी मॉरिशस। द सब्सिडरी विल डेवलप अ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड विद अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि वाटर के सरफेस को एफिशिएंटली यूज किया जा पाए और स्टोरेज सिस्टम में कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई आती रहे। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशियन रुपी। ईपीएफ जो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, उन्होंने एक अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है टू मर्ज मेंबर अकाउंट इनटू सिंगल नेशन वाइड डेटाबेस। तो उसका क्या नाम है? उस अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? उसका नाम है साइट्स 2.01। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने मेंबर अकाउंट्स को एक सिंगल नेशन वाइड डेटाबेस में मर्ज कर दिया है। साइट्स 2.01। साइट्स की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज 2.01। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अप्रोक्सीमेटली 340 मिलियन मेंबर अकाउंट्स को कंसोलिडेट किया फ्रॉम ओवर 120 रीजनल डेटाबेसेस। तो क्या था, ईपीएफ के अलग अलग रीजनल डेटाबेसेस थे ईपीएफओ के, उसको सबको मर्ज करके एक सिंगल नेशनल या फिर सिंगल नेशन वाइड डेटाबेस बना दिया। और इसके अंदर क्या हुआ, एक और चीज हुई ईपीएफओ की, ऑटो सेटलमेंट लिमिट जो थी पहले एलिजिबल एडवांसेस की, जो कि केवाईसी कंप्लायंट मेंबर्स के थ्रू ही होती थी, वो पहले 1 लाख रुपए थी ऑटो सेटलमेंट लिमिट, जिससे बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी है, सो दैट मैनुअल इंटरवेंशन के बिना फास्टर सेटलमेंट हो पाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, इन्होंने हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च बनाने की बात करी है, ठीक है। तो सारी बातें कहां पर होगा? ए लेह लद्दाख, बी कीलोंग, सी देहरादून, डी ट्वांग या ई गैंगटॉक। ये होगा बी कीलोंग हिमाचल प्रदेश में। आंसर इज बी कीलोंग हिमाचल प्रदेश। एग्जिस्टिंग आईसीएमआर फील्ड स्टेशन जो है कीलोंग पे, इसको अपग्रेड किया जाएगा इनटू अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हब। और सेंटर जो है, सेंटर का फोकस रहेगा हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट और ट्राइबल हेल्थ।
आईसीएमआर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है आईसीएमआर का हेड ऑफिस। डॉक्टर राजीव बैल इसके हेड हैं और 1911 में आईसीएमआर की स्थापना की गई थी। Consider the following statements about the recent expansion of national pension system investment option for central autonomous bodies। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम से रिलेटेड इसमें 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं जो रिसेंट एडवांसमेंट्स आए हैं। पहला, टू एडिशनल लाइफ साइकिल फंड्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू सीएबी एम्प्लॉय। सीएबी होते हैं सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज। तो 2 एडिशनल लाइफ साइकिल फंड्स का ऑप्शन दिया गया है सीएबी एम्प्लॉयज को। 2 ऑप्शंस वर प्रीवियसली अवेलेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। LC75 high permits equity exposure up to 75%, while the aggressive life cycle funds caps equity at around 50%। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही हैं? पहले देख लेते हैं आंसर में, तीनों के तीनों सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन ई। अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये 2 एडिशनल लाइफ साइकिल फंड्स हैं, पहले किसी को भी एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अभी या फिर अभी कुछ टाइम पहले सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इसको ओपन किया गया। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी ये 2 एडिशनल लाइफ साइकिल फंड्स ओपन कर दिए गए। तो 1 और 2 तो इसलिए सही हो गए। अब LC75 जो है उन्हीं दोनों फंड में से एक है। LC75 फंड क्या बोलता है कि इक्विटी एक्सपोजर 75% तक कर सकते हैं। इसके अंदर एक एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड्स भी है जो कि इक्विटी को 50% पे कैप करके रखता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने हायर इक्विटी लाइफ साइकिल ऑप्शंस को एक्सटेंड कर दिया है टू सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के लिए टू ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन रिटायरमेंट प्लानिंग। LC75 हाई जो है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड जो है ज्यादा बैलेंस अप्रोच देता है। नेशनल वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग विच ट्राइबेक्स वाज लॉन्च। ठीक है, नेशनल वर्कशॉप हुई थी ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें ट्राइबेक्स लॉन्च किया गया। तो ये वर्कशॉप कौन सी सिटी में हुई थी? ये वर्कशॉप हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में, ऑप्शन बी। वर्कशॉप हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स आए थे जुअल ओरम, जिन्होंने ट्राइबेक्स भी लॉन्च करा। ट्राइबेक्स जो है इंडिया का पहला डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर ट्राइबल आर्ट्स कल्चर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ये ड्यूरिंग द वर्कशॉप लॉन्च किया गया था। जो ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और लर्निंग इनेबल करता है फ्रॉम ट्राइबल आर्टिशियंस एंड एक्सपर्ट्स। तो जो हमारी इंडिजीनियस हेरिटेज है उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिजर्व करने का काम कर रहा है ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है कंभमपति हरि बाबू या फिर के हरि बाबू। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो नाम तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया, जुअल ओरम आए थे। जुअल ओरम ने क्योंकि इनॉग्रेट करा है, इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है सुंदरगढ़ उड़ीसा। इनॉग्रल यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डायलॉग हुआ है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस। इनॉग्रल यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डायलॉग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करा है कीर्ति वर्धन सिंह ने। ये कौन सी सिटी में हुआ है, कहां पर हुआ है? ये हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग हुआ है अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस। किस लिए हुआ है? टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस। क्या हुआ है? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डायलॉग हुआ है एआई गवर्नेंस के ऊपर। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट करा है? कीर्तिवर्धन सिंह ने। कहां पर हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। इंडिया ने यहाँ पे अपना एआई फॉर ऑल विजन को ही रीइटरेट किया है ताकि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट रहे और सेफगार्ड्स बने रहे। स्विट्जरलैंड में हुआ है ये, जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के थ्रू ही हुआ है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग में। यूनाइटेड नेशंस के हेड है एंटोनियो गटरेस, जो कि सेक्रेटरी जनरल होते हैं। 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। Who has been appointed by RBI as the MD and CEO of South Indian Bank? साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ, और कोई भी अपॉइंटमेंट होता है उसको अप्रूव करने का काम आरबीआई का होता है इस तरह से। तो आरबीआई ने इन्हें अप्रूव कर दिया है। क्या नाम है इनका? महेश मुरलीधर पाई। महेश मुरलीधर पाई। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो हेड तो इनके बन गए महेश मुरलीधर भाई, जो कि एमडी सीईओ बने हैं, अक्टूबर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ये 1929 में बना था। साउथ इंडियन बैंक वाज फॉर्म्ड इन 1929। हेडक्वार्टर है थ्रिसूर केरला में। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कितने सारे सैपलिंग्स लगाए हैं इन 1 आवर थ्रू द लार्जेस्ट मियावाकी प्लांटेशन ड्राइव?
तो लार्जेस्ट मियावाकी प्लांटेशन ड्राइव करी है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जिसके लिए उन्होंने कितने सैपलिंग्स ऐसे लगाए प्लांट्स के कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? तो आंसर इज ऑप्शन बी, 3,61,000 सैपलिंग्स लगाए गए हैं। ये जो ड्राइव थी सैपलिंग्स लगाने वाली, इट वाज ऑर्गेनाइज एट भदज नियर गोता गोदावरी कैनाल। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, गोता गोदावरी कैनाल अभी रिसेंटली न्यूज में आई थी क्योंकि सैपलिंग्स लगाने की वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी है, तो वो कौन सी सिटी में है, कहां पर है? आंसर विल बी अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करा है। और डेंस एफोरेस्टेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया गया था? मियावाकी मेथड यूज किया गया था। ठीक है, गुजरात में है ये, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स है पहलगाम में। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स कहाँ है? पहलगाम में। इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट करा है माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन लद्दाख से। बात है कौन से मैसिव पर गए थे, मतलब कौन से पहाड़ की चढ़ाई करी है इन्होंने? इन्होंने करी है माउंट ख्यामसो मासिव। माउंट ख्यामसो मासिव की चढ़ाई करी है। 22 मेंबर की टीम थी जिन्होंने मल्टीपल पीक्स को सबमिट करा है अबव 5900 मीटर, और ये करा है रुमसे फू रीजन में। एक्सट्रीम वेदर था वहां पे, फिर भी इन्होंने रुमसे फू रीजन में ये सबमिट करे हैं। एक्सपीडिशन में हिस्टोरिक पैराग्लाइडिंग हुई है। हिस्टोरिक पैराग्लाइडिंग फ्लाइट हुई है 5600 मीटर की हाइट पर। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की बात करें तो 1983 में पहलगाम जम्मू कश्मीर में बना था ये। फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट हुआ है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का LVM-3M7 मिशन के लिए। ये इसरो ने करा है, बट इसरो ने कौन से सेंटर पे करा है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट हुआ है इसरो के कौन से सेंटर पर? ये हुआ है जो इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी में। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में हुआ है। ऑप्शन ई इज द आंसर। इसरो की बात की जाए तो इसरो के हेड है वी नारायणन, जो कि इसरो के चेयरमैन है। 1969 में इसरो बना था बेंगलुरु में। विच कंपनी अनाउंस द वर्ल्ड्स फर्स्ट सब 1 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप टेक्नोलॉजी मेजरिंग 0.7 नैनोमीटर? कौन सी कंपनी ने अनाउंस करा है दुनिया का पहला सब 1 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप टेक्नोलॉजी? तो ये किसने करा है? ये बनाया है आईबीएम ने। ऑप्शन सी, आईबीएम। Which state government has decided to observe August 16 as आयुष्मान दिवस to promote आयुष्मान भारत स्कीम? तो अगस्त 16 को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम को प्रमोट करने के लिए आयुष्मान दिवस डिक्लेयर करा है? ये डिक्लेयर करा है वेस्ट बंगाल ने, क्योंकि इस दिन खेला होबे दिवस मनाया गया था पिछले कुछ समय से, तो उसे हटा के आयुष्मान दिवस बोल दिया गया है। आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। द डे विल रिप्लेस द अर्लियर खेला होबे दिवस, और इसका फोकस क्या रहेगा? जो कैशलेस हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अवेयरनेस करने के लिए। ठीक है, स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल का नाम आया है, चीफ मिनिस्टर है शुभेंदु अधिकारी और गवर्नर है RN रवि। The proposed index of services production will complement which existing monthly index by measuring the formal सर्विसेज सेक्टर? तो अभी क्या हुआ ना, एनएसएसओ ने बोला कि अलग अलग उन्होंने इंडेक्स लॉन्च करे हैं। तो एक उन्होंने इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन लॉन्च करा है, प्रपोज करा है। इसके साथ में एक और करा है, जो एक और करा है वो इसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। वो कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन ई, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके लिए जो बेस ईयर बताया गया है दोनों के लिए ही, बेस ईयर 2024-2025 बोला है। ऑफिशियली ये लॉन्च हो चुके हैं, क्योंकि मैं जुलाई की लास्ट वीक में ये वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो ये अब तक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जब मैं जुलाई सेकंड वीक थर्ड वीक के वीडियो, सॉरी, जुलाई थर्ड वीक और फोर्थ वीक के वीडियोस बनाऊंगा, वहां पे आपको इन दोनों से ही रिलेटेड न्यूज मिल जाएगी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। गरुड़ा एयर गरुड़ा एरोस्पेस ने एमओयू साइन करा है माइक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। गरुड़ा एरोस्पेस ने एमओयू साइन करा है माइक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ये दोनों मिलके कौन सा डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं? ये दोनों मिलके बना रहे हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस एंड पेलोड इनेबल यूएवीज। लॉइटरिंग म्यूनिशंस और पेलोड इनेबल्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, या फिर एक तरह के ड्रोन टाइप से बना रहे हैं गरुड़ा एयरस्पेस, जिन्होंने माइक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में ये बनाने के लिए एमओयू साइन करा है। पेमेंट एग्रीमेंट साइन बाय मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। एक पेमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है इन चार स्टेट्स के बीच में, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में। एक इशू था, बहुत पुराना इशू चल रहा था, एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट था। कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके इश्यूज चल रहे थे चारों स्टेट्स के? वो था नर्मदा प्रोजेक्ट। तो ये पेमेंट एग्रीमेंट से चारों स्टेट्स के इश्यूज रिजॉल्व हो गए।
तो आंसर इज ऑप्शन ई, नर्मदा प्रोजेक्ट। इसमें क्या हुआ, इन्होंने तो कॉस्ट शेयरिंग जो थी सरदार सरोवर और इंदिरा सागर प्रोजेक्ट की, जो कि नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स पर है ना, तो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड था जिसके थ्रू यह जो इस सारे इश्यूज को सुनता था। तो उन्होंने फाइनली एक अपना डिसीजन दिया सरदार सरोवर डैम और इंदिरा सागर प्रोजेक्ट दोनों के लिए, जिसमें रिहेबिलिटेशन, लैंड कंपनसेशन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इंटरेस्ट लायबिलिटीज को देखा गया। साइनिंग वाज अटेंड बाय यूनियन होम मिनिस्टर एंड द जल शक्ति मिनिस्टर। दोनों की प्रेजेंस में साइनिंग हुई इन चारों स्टेट्स के बीच की। मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव वहां के चीफ मिनिस्टर हैं और मंगूभाई सी पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अब आप ये देखिए, अगर आप लोग रिपीटेडली देखते रहेंगे ना, रिपीटेडली सुनते रहेंगे और खुद से भी बोलते रहेंगे, चीफ मिनिस्टर गवर्नर तो आपके टिप्स पर आ जाएंगे, मिनिस्टर्स उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी टिप्स पर आ जाएंगे, सिमिलरली कंट्री कैपिटल आपकी टिप्स पर आ जाएंगे। राजस्थान के भजन लाल शर्मा है, गवर्नर है हरिबाबू बगाड़े। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो मिनिस्टर है अमित शाह जी, जो कि गांधीनगर गुजरात से हैं। इंडियन एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स जो हैं जूट विस्कोस ब्लेंडेड अप्रैल पहनेंगे। एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट हो रहा है 2026 में, जिसमें इंडियन एथलीट्स और ऑफिशियल्स जूट के बने हुए कपड़े पहनेंगे। तो वो कौन सा इवेंट है, कौन सा स्पोर्टिंग इवेंट है ऐसा? वो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इंडियन टीम और या फिर जो ऑफिशियल्स जा रहे हैं वो लोग जूट विस्कोस ब्लेंडेड अप्रैल पहनेंगे। आंसर इज ई, कॉमनवेल्थ गेम्स। इको फ्रेंडली किट डेवलप करी है नेशनल जूट बोर्ड ने, जो कि ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पहने जाएंगे। और ये पहली बार होगा कि कोई नेशनल कंटिजेंट ऑफिशियली जूट बेस्ड अप्रैल को यूज कर रहा है किसी इंटरनेशनल मल्टीस्पोर्ट इवेंट में। और ये इनिशिएटिव हम लोगों ने क्यों लिया है? टू प्रमोट सस्टेनेबल टेक्सटाइल और मेक इन इंडिया कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। नेशनल जूट बोर्ड की बात करें तो कोलकाता में है। इसके हेड हैं शशि भूषण सिंह। 2010 में नेशनल जूट बोर्ड को बनाया गया था। इसी तरह से करंट अफेयर्स में ही आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टैटिक पार्ट मिल जाएगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। नेशनल जूट बोर्ड कोलकाता में है, शशि भूषण सिंह इसके हेड हैं, 2010 में बना था। अब जो ये गेम्स हो रहे हैं ये ग्लासगो में हो रहे हैं, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की एक कंट्री है स्कॉटलैंड, जहां पे ग्लासगो में ये गेम्स हो रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। शाहपुर जादरान। शाहपुर जादरान जो है रिसेंटली इनका डिमाइज हो गया है। कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? ये एक क्रिकेटर थे, अफगानिस्तान की तरफ से खेला करते थे, न्यू दिल्ली में थे, इनकी डेथ हो गई है। आंसर इज ऑप्शन ई, क्रिकेट की किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे? न्यू दिल्ली में थे ये। एट द एज ऑफ 38 इनका डिमाइज हुआ है। अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर थे। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी। एलन ग्रीनस्पान, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ये कौन से इंस्टीट्यूट को हेड करते थे? आईएमएफ को? नहीं। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को? नहीं। वर्ल्ड बैंक को? नहीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को? नहीं। ये यूएस फेडरल रिजर्व को हेड करते थे। यूएस फेडरल रिजर्व को हेड करते थे एलन ग्रीनस्पैन, इनकी डेथ हो गई है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई को हेड करने वाले आरबीआई गवर्नर है, सिमिलरली जो यूएस की फेडरल रिजर्व को हेड करते थे एलन ग्रीनस्पैन उनका नाम था। मतलब पहले करते थे, करंटली नहीं। तो आंसर इज ऑप्शन ई, यूएस फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व की बात करें तो ये वॉशिंगटन डीसी में है और केविन वॉश इसके हेड है, 1913 में बना था। इंडिया इज सेट टू ऑब्जर्व विच एडिशन ऑफ नमस्ते डे मार्किंग 3 years ऑफ नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। तो नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। नमस्ते डे का कौन सा एडिशन आने वाला है? सो 2026 में मनाया जाएगा थर्ड एडिशन ऑफ नमस्ते डे। तो इस बार थर्ड नमस्ते डे मनाया जाएगा। मेन इवेंट इज शेड्यूल्ड है रविंद्र सदन इन कोलकाता। ठीक है, नमस्ते डे का मेन इवेंट कहां पर शेड्यूल्ड है? रविंद्र सदन कोलकाता में। कौन करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट करा रहा है। ये स्कीम थी नमस्ते जो थी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। स्कीम का एम था जो हैजार्डियस मैनुअल क्लीनिंग होती है सीवर्स की या सेप्टिक टैंक्स की, उसे एलिमिनेट करना है। इट प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड लाइवलीहुड सपोर्ट टू सैनिटेशन वर्कर्स। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की बात करें तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे मंत्री जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टिकमगढ़, मध्य प्रदेश।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहां पर ऑर्गेनाइज, ये कहां पर अभी इसको इनॉग्रेट किया गया है? ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया गया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे। ये हुआ है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। कहां पर है ये? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। आंसर इज ऑप्शन ई, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर। कमराजार पोर्ट लिमिटेड तमिलनाडु में है। ये सेकंड मेजर पोर्ट बन गया है जिसने ऑपरेशनल ड्राफ्ट मिला है। बात है वो ऑपरेशनल ड्राफ्ट इसे कितने मीटर का मिला है। और ये बात पे ध्यान रखना, हमने सेकंड मेजर पोर्ट इसको बोला, दैट मींस इससे पहले ऑलरेडी किसी एक को मिल गया था। तो कमराजार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, इसको मिला है 18 मीटर का ऑपरेशनल ड्राफ्ट। आंसर इज ऑप्शन डी, 18 मीटर। अब ये जो पोर्ट है, इट कैन नाउ एकोमोडेट फुली लेदन कैप्साइज व्हीकल्स ऑफ इतनी क्वांटिटी। जो फर्स्ट था, ये तो सेकंड है ना, बात है फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था विशाखापट्टनम पोर्ट। इट वाज द फर्स्ट मेजर पोर्ट टू अटेन दिस ड्राफ्ट कैपेसिटी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026, ठीक है, वर्ल्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 की बात कर रहे हैं। कौन सी कंट्री ने रिकॉर्ड करी है फास्टेस्ट ग्रोथ इन इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट अमंग द वर्ल्ड 15th लार्जेस्ट इकोनॉमीज? वर्ल्ड की 15th लार्जेस्ट इकोनॉमीज में कौन सी कंट्री ने फास्टेस्ट ग्रोथ ली है इन इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट? ये करी है इंडिया ने। आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है 78.2 बिलियन डॉलर्स हो गया था 2023 में, और एनुअल ग्रोथ चल रही है 7.9%। ठीक है, जो बाकी कंट्रीज की ग्रोथ है, जापान की, फिलीपींस की, यूनाइटेड स्टेट्स की, इंडिया ने उस सारी ग्रोथ को मतलब सबसे आगे निकल गया। अब जैसे सॉफ्टवेयर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल है, इसके थ्रू इंडिया ने इन सारी कंट्रीज को इन टर्म्स ऑफ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट हरा दिया है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है, मैं यहीं पे आपको उसका क्रक्स समझा देता हूं उस रिपोर्ट का। यूएनसीटीएडी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 आई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही है इसलिए इसको मैंने यहीं डाल दिया है। यूएनसीटीएडी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 126 आई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो फॉर 2025 में इंडिया की 11वीं रैंक आई है। इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एफडीआई फ्लो फॉर 2025 इंडिया की 11वीं रैंक आई है। और इंडिया का जो इनफ्लो है वो 44% तक बढ़ चुका है और ये हो गया 38.89 बिलियन डॉलर। इंडिया ऑल्सो इम्प्रूव टू 18th अमंग टॉप होम इकोनॉमीज फॉर आउटवर्ड एफडीआई। आउटवर्ड एफडीआई में भी इंडिया की रैंक इंप्रूव होकर 18 हो गई है। ग्लोबल एफडीआई की बात की जाए तो ग्लोबल एफडीआई 6% बढ़ के 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लार्जेस्ट रेसिपेंट एंड सोर्स इकोनॉमी है। ये बात बोली गई है यूएनसीटीएडी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है, सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसको मैंने यही वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के साथ में ही इसलिए जोड़ दिया है ताकि आप लोग रिलेट करके लिख पाओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 को लॉन्च करा है। इसने कौन से अर्लियर स्कीम को या फिर फ्रेमवर्क को रिप्लेस करा है? तो जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 थी उसको रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 आ गई है। आरबीआई आईओएस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2026 और ये वन नेशन वन ओम्बड्समैन प्रिंसिपल ही काम करेगी जैसे 2021 वाली कर रही थी। ये बैंक्स, एलिजिबल एनबीएफसीज, पीपीआई इशूअर्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को करती है। जो पेंडिंग कंप्लेंट्स थी 2021 स्कीम वाली, वो उसी स्कीम के अंदर चलती रहेंगी। जो 1 जुलाई या उसके बाद वाली कंप्लेंट्स हैं वो 2026 वाली स्कीम के अकॉर्डिंगली काम करेंगी। एज पर द लेटेस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक असेसमेंट, इंडिया का रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कितना हो गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के जीडीपी को रिवाइज करा है। रिवाइज करके कितना कर दिया है? ऑप्शन सी, 6.6%। 2026-27 के लिए इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो रहेगा हमारा 6.6%। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए पहले कितना करता है? पहले 6.9 करा था, इससे इसने डाउन करके 6.6 कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं जिसकी वजह से हाउस होल्ड इनकम और डोमेस्टिक डिमांड अफेक्ट हो रही है। हाउएवर फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए 7.3% पे रखा हुआ है और जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 27 का वो 5.2% रखा हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मंडलियोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मसातो कांदा इसके हेड है और 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था।
अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ऑफ जुलाई 2026, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट कौन देता है? आईएमएफ देता है, जुलाई में रिसेंटली आया था, जिसमें इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या बताया फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए? इन्होंने भी बताया 6.4%, एडीबी ने 6.6% बताया, आईएमएफ ने 6.4% बताया। आईएमएफ ने क्यों बोला? पहले आईएमएफ ने 6.5 बोला हुआ था, अब कम करके 6.4 कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए 6.7 बोला हुआ है। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 7.7% रिकॉर्ड करा था अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ। आईएमएफ ने साथ में ये भी बोला है जो ग्लोबल ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ 3% रहेगी 2026 में, जो कि 3.4% बढ़कर हो जाएगी 2027 में। ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। याद कैसे रखोगे? या तो आप ऐसे ही बोल बोल के पढ़ो जिस तरह से मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, या फिर आप वीडियो को रिपीटेडली 2-3 बार देखो और टाइम एंड टाइम वीकली बेसिस पे वीडियो को रिवाइज करते चलो। आईएमएफ की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और 1944 में आईएमएफ बना था। पैसेज एक्सरसाइज कराई गई है बिटवीन आईएनएस सूरत और मैरीटाइम फोर्स ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो दो कंट्रीज के बीच में पैसेज एक्सरसाइज हुई है, जिसमें एक तो इंडिया है जिसमें हमारा आईएनएस सूरत गया है। दूसरी कौन सी कंट्री थी? दूसरी है जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ऑप्शन ई, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो हमारे आईएनएस सूरत और जापान मैरीटाइम के बीच में पैसेज एक्सरसाइज कराई गई। एक्सरसाइज के अंदर जेएनएस ताकानामी था, है ना, जो जापान का शिप आया था, जेएस ताकानामी। ठीक है, और किस चीज पे फोकस था? तो कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स पे, टैक्टिकल मैन्यूवर्स पे और इंटरऑपरेबिलिटी पर। कहां पर हुआ? कोस्ट ऑफ मुंबई में हुआ। आईएनएस सूरत हमारा प्रोजेक्ट 15 बी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रगति इनिशिएटिव लॉन्च करा है। जो प्रगति इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, उसमें कितने रूरल एग्री एंटरप्रेन्योर्स को है कि ये स्कीम कितने को एम्पावर करेगी? तो ये स्कीम करेगी 20,000 रूरल एग्री एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर। प्रगति का मतलब है प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन। ठीक है, इसकी पहले फुल फॉर्म ही याद करो, प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन, जो कि 20 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लाइवलीहुड को चेंज करने की बात कर रही है। इट सीक्स टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ 20 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब बात है इसमें से रेजिल एंटरप्रेन्योर्स कितने होंगे जिनको एम्पावर किया जाएगा? 20,000 एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाएगी। Which state government has introduced the Chief Minister Teacher Cashless Medical Scheme, popularly known as Guru Dakshina? चीफ मिनिस्टर टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम है जिसका नाम रखा गया है गुरु दक्षिणा। कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया है? ये करा है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने क्या बोला है कि जो हमारे टीचर्स हैं, शिक्षा मित्र हैं या इंस्ट्रक्टर हैं या उनके एलिजिबल फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम दी जाएगी। यूपी स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरा खर्चा उठाएगी। एनुअल प्रीमियम लग जाएगा इसका अप्रोक्सीमेटली 447 करोड़ का। लगभग 10 लाख बेनिफिशियरीज हैं जो इस स्कीम के अंडर आएंगे। यूपी की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हमारे योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल मैडम। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नोटिफाई किया गया है एज अ डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स से मतलब है जो मेडिसिन आती हैं। तो जो इंपोर्ट हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आ जाएंगी, उसके लिए उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को या पोर्ट को, चाहे एयर के थ्रू आए या सी के थ्रू आए, उसको नॉमिनेट किया जाता है। अब उसको कौन से प्रोविजन के अंदर नॉमिनेट किया जाता है? वो है ड्रग रूल्स 1945 रूल 43A के अंडर नॉमिनेट किया जाता है। आंसर इज ड्रग रूल्स 1945 रूल 43A। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये नोटिफिकेशन इशू करती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब जब नागपुर ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसका पार्ट बन गया, तो इंडिया में टोटल 42 डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हो गए हैं फॉर ड्रग इंपोर्ट। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, हाउ मेनी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स आर देयर फॉर ड्रग इंपोर्ट्स इन इंडिया? आंसर इज 42। महाराष्ट्र में है ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नोटिफिकेशन इशू करा है, मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर जेपी नड्डा जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है राज्यसभा गुजरात। मिशन दृष्टि वर्ल्ड का पहला ऑप्टो एसएआर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। वर्ल्ड की पहली ऑप्टो एसएआर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन से स्टार्टअप ने इसको बनाया है? तो इसको बनाया है गैलेक्सी आई ने। मिशन दृष्टि को बनाया है गैलेक्सी आई ने। आंसर इज गैलेक्सी आई। आचार्य रणछोड़ दास लाल गोस्वामी
इन्हें सेलेक्ट किया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 के लिए। ये कौन से आर्ट म्यूजिक को या कौन से ट्रेडिशनल म्यूजिक फॉर्म को प्रमोट करते थे जिसके लिए इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया जा रहा है? ये थे हवेली संगीत के म्यूजिशियन। और एक और बात, ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार अवार्ड है, ये अवार्ड दिया जाता है संगीत नाटक अकेडमी के थ्रू। तो हवेली संगीत के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। 32 ईयर्स के हैं और 16th जनरेशन हेड है ये हिस्टोरिक गोस्वामी हवेली के। तो गोस्वामी हवेली गुजरात की है, अहमदाबाद में 16th जनरेशन है, मतलब पिछले 16 पीढ़ियों से ये इस म्यूजिक फॉर्म को चला के रखा हुआ है। एंड इट बिलोंग्स टू पुष्टि मार्ग ट्रेडिशन। पुष्टि मार्ग ट्रेडिशन कहते हैं इसे। अवार्ड इज कन्फर्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी, मैंने भी आप लोगों को बताया था। हवेली संगीत जो है ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा से एसोसिएटेड है, उसके लिए एक डिवोशनल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है। गुजरात की बात करें तो भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं गुजरात के। और संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो न्यू दिल्ली में बेस्ड है संगीत नाटक अकेडमी का जो हेड ऑफिस है। संध्या पुरेचा यहाँ की हेड है। 1953 में संगीत नाटक अकेडमी को बनाया गया था। फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर है लिएंडर पेस, इन्हें प्लेयर एम्बेसडर बनाया गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का प्लेयर एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है? इन्हें बनाया गया है एशियन टेनिस फेडरेशन का प्लेयर एम्बेसडर। एशियन टेनिस फेडरेशन की बात हो रही है। एशियन टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स हांगकांग में है। यूरी प्लो यूरी पोल्स्की यहाँ की हेड है। यूरी पोल्स्की यहाँ के हेड है एशियन टेनिस फेडरेशन के। बेस्ड है हांगकांग में और 1958 में एशियन टेनिस फेडरेशन बना था। Who has been appointed as the managing director and CEO of SBI Cap Securities? SBI Cap Securities के MD CEO कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन डी बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश नए MD CEO बने हैं SBI Cap Securities के। तो MD CEO तो यही हो जाएंगे इसके। फाउंडेशन ईयर है इसका 2005। 2005 में SBI Cap Securities बनी थी और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है। साउथ एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम बनाया जाएगा। कौन सी स्टेट में बनेगा? साउथ एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस बना रहा है 2,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में। कौन सी स्टेट में बनेगा? यह बनेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में यह फैसिलिटी बनाई जाएगी, जहां पर एक ही जगह पे टीएनटी मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेशन भी होगा, प्रोपेलेंट प्रोडक्शन भी होगा। कहां पर? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है फॉर अ यूजर डिफाइंड मिनिमम रेंज ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर, है ना? तो कितने किलोमीटर इसकी मिनिमम रेंज है यूजर डिफाइंड? ये है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की रेंज पर कहां टेस्ट फायर किया है? जो चंदीपुर टेस्ट रेंज है उड़ीसा में, वहां पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 60 किलोमीटर। फ्लाइट टेस्ट कहां पर हुआ था? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर, चंदीपुर ओडिशा में है। डीआरडीओ की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। राजेश कुमार सिंह इसके हेड हैं और 1958 में डीआरडीओ की स्थापना करी गई थी। बिस्लेरी इंटरनेशनल ने लेटर ऑफ एसोसिएशन साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में। उनके कौन से इनिशिएटिव के लिए? तो इनका इनिशिएटिव है बॉटल्स फॉर चेंज। बॉटल्स फॉर चेंज के लिए बिस्लेरी इंटरनेशनल ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ साइन अप करा है। बॉटल्स फॉर चेंज और जो कोलैबोरेशन है, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और मैरीन कंजर्वेशन है अक्रॉस द कोस्टल रीजन ऑफ केरला एंड माहे। माहे पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का एक पार्ट है। केरला और माहे में जो भी वहां पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या मेरीन कंजर्वेशन है अक्रॉस द कोस्टल रीजन, उसके लिए है ये। इट अलाइंस विद द इंडियन कोस्ट गार्ड मिशन ऑफ प्लास्टिक फ्री ओशन। इंडियन कोस्ट गार्ड का मिशन है प्लास्टिक फ्री ओशन। बिस्लेरी का इनिशिएटिव है बॉटल्स फॉर चेंज। तो द इनिशिएटिव एक्सपेंड्स बिस्लेरीज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स टू मेरीन इकोसिस्टम। सीएसआईआर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आईपी ऑस्ट्रेलिया के साथ। उन्हें हम अपने एक डेटाबेस का एक्सेस देंगे, तो पूछा गया है कि कौन से डेटाबेस का एक्सेस उन्हें दिया जा रहा है। तो हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है जिसका एक्सेस हम लोग आईपी ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा। टीकेडीएल इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ऑप्शन सी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये एग्रीमेंट साइन किया गया ड्यूरिंग द थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट और दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर थे। टीकेडीएल जो है वर्ल्ड का फर्स्ट प्रायर आर्ट डेटाबेस है, सो दैट इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज का कोई रॉन्गफुल पेटेंट के थ्रू मिस एप्रोप्रिएशन ना करे। उसके लिए हम लोगों ने या सीएसआईआर ने एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई।
अब इसमें क्या होगा, आईपी ऑस्ट्रेलिया इस डेटाबेस को यूज करेगा व्हाइल एग्जामिनिंग पेटेंट एप्लीकेशन। ऑस्ट्रेलिया में जो भी कोई पेटेंट जाएगा तो वो एक बार इसको भी चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं कि कोई इंडिया की डिजिटल नॉलेज को लेकर या इंडिया की पुरानी या जो हमारे मतलब जो प्रायर आर्ट डेटाबेस है उसको यूज करके कुछ हमारा यूज तो नहीं कर रहा है, हमारी नॉलेज को अपने नाम पर तो नहीं दिखाएगा। सीएसआईआर की बात करें तो न्यू दिल्ली में बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1942 में बनाया गया था और एन कलाई सेल्वी इसके हेड हैं। एन कलाई सेल्वी इज द हेड ऑफ सीएसआईआर। ट्रेडिशनल नॉलेज डेटा लाइब्रेरी की बात करें तो सीएसआईआर के अंदर साल 2001 में बनाया गया था और ये भी न्यू दिल्ली में बेस्ड है। इसरो ने सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट 05 करा है। इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट 05 को सक्सेसफुली कंडक्ट करा है। कौन से मिशन के लिए इसे करा जा रहा है? इसे किया जा रहा है गगनयान जीवन मिशन के लिए। इट इज बीइंग डन फॉर गगनयान जीवन मिशन। टेस्ट वैलिडेटेड द मेन पैराशूट सिस्टम अंडर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लोड कंडीशन। ठीक है, 2.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड से इसको ड्रॉप किया गया। आईमेट सीरीज का 5th टेस्ट है ये, सो दैट हमारा पैराशूट सिस्टम क्वालिफाई किया जा पाए। जो गगनयान क्रू मॉड्यूल है उसका डेक्लेरेशन सिस्टम में 10 पैराशूट्स लगेंगे, 4 डिफरेंट डिफरेंट तरह के, तो उसके लिए अलग अलग पैराशूट्स को देखा जाएगा। इसरो के हेड है वी नारायणन, जो कि इसरो के चेयरमैन है। 1969 में बेंगलुरु में इसरो बनाया गया था। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज मानस एंड महाभारत कौन सी कंट्री में बन रहा है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज मानस एंड महाभारत कौन सी कंट्री में बन रहा है? यह बन रहा है किर्गिस्तान में। ये कहां बनेगा? किर्गिस्तान में। सेंटर वाज सेटअप इन बिश्केक थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन द सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन न्यू दिल्ली एंड मानस नेशनल एकेडमी। इसका एम क्या है? इट एम्स टू प्रमोट कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ द टू ग्रेट एपिक्स एंड स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज। फर्स्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ किर्गिज एपिक मानस वाज रिलीज ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन। तो किर्गिस्तान का एक एपिक है मानस और हमारा इंडिया का है हमारी महाभारत। किर्गिस्तान की बात करें, कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है सोम। अवीवा पीएलसी, अवीवा पीएलसी का पहला मतलब ये ऐसा पहला फॉरेस्ट इंश्योरर बन रहा है जिसकी 100% ओनरशिप हो गई है इंडियन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। तो पहले किसी कंपनी के साथ में था ये, अब वो किसके साथ में था? एचडीएफसी के साथ, डाबर के साथ, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, टाटा सन्स के साथ या फिर मैक्स एलआई के साथ में। तो ये था डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में। अवीवा का पहले 74% स्टेक था क्योंकि सिर्फ 74% एफडीआई अलाउड था। अब जब से 100% एफडीआई अलाउ हो गया है तो इन्होंने अपना बचा हुआ स्टेक्स भी खरीद लिया है। तो अवीवा इज द फर्स्ट फॉरेन प्लेयर जिसने कंप्लीट ओनरशिप रखी है इन इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हैप्पी सिटी इंडेक्स आया 2026 का, है ना? उसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेट सही है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट दी हुई है। जयपुर वॉज द ओनली इंडियन सिटी टू फीचर इन द ग्लोबल टॉप 10। जयपुर सिक्योर्ड 6th पोजीशन। लंदन रैंक्ड फर्स्ट इन द हैप्पी सिटी इंडेक्स। तो इसकी तीनों ही स्टेटमेंट तीनों की तीनों सही हैं। इंडेक्स इवेल्युएट्स सिटीज ऑन गवर्नेंस, इकोनॉमी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, मोबिलिटी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। जयपुर को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर बैलेंसिंग हेरिटेज कंजर्वेशन विद मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट। लंदन ने टॉप करा, लंदन के बाद न्यूयॉर्क आया, पेरिस आया, जयपुर आया 6th नंबर पे। जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा और गवर्नर है हरिभाऊ बगाड़े। बाकी 3 के लिए भी आप देख लो अगर आपको देखना ही है तो, कि लंदन है, लंदन यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की कैपिटल है जिसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है, यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर। पेरिस है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, करेंसी है यूरो। इंडोनेशिया पहला ऐसा फॉरेन कंट्री बन गया है जो इंडिया से एक इंडियन मिसाइल सिस्टम को खरीद रहा है। ठीक है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंडियन मिसाइल सिस्टम। बात है कि कौन से मिसाइल सिस्टम को खरीद रहा है? आकाश को नहीं, ब्रह्मोस को नहीं, पिनाका रॉकेट सिस्टम को नहीं, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बिल्कुल नहीं। इंडोनेशिया खरीद रहा है अस्त्र मेक वन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को। आंसर इज ऑप्शन ई, अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। एग्रीमेंट साइन हुआ भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रूपुबली कॉर्प ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया। तो इंडिया की भारत डायनामिक्स लिमिटेड है और इंडोनेशिया की रिपब्लिक कॉर्प नाम की कंपनी है जिन दो के बीच में यह एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसकी रेंज की बात करें, अस्त्र मेक वन की जो रेंज है वो 80 से 110 किलोमीटर की है और मैक्सिमम स्पीड इसकी मार्क 4.5 है।
इंडोनेशिया ने बोला है कि इंडोनेशिया इसको इंटीग्रेट करेगा Su-27 और Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में। इंडोनेशिया की बात करें तो कैपिटल है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। एट द एगमोंट ग्रुप प्लेनरी हेल्ड इन बाकू अजरबैजान, FIU जो हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया का, FIU सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड 2026। तो एगमोंट बेस्ट केस अवार्ड मिले थे, ठीक है। ये कहाँ मिले थे? एगमोंट ग्रुप प्लेनरी में। कहाँ पर? ये बाकू अजरबैजान में। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, करेंसी है मनत, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसने क्या अवार्ड जीता है? वो बना है ऑप्शन बी रनर अप। रनर अप बना है FIU। आंसर इज ऑप्शन बी रनर अप। FIU IND इट वाज सेलेक्टेड एज वन ऑफ ओनली टू फाइनलिस्ट। दो फाइनलिस्ट आए थे आउट ऑफ 182 मेंबर जुरिस्डिक्शन में, वहां पे ये रनर अप बना। और विनर कौन बना? विनर टीम बनी ताइवान की, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो AMLD है ताइवान का, वो विनर आया। और हमारा FIU IND ये रनर अप आया। हमारा एक केस था दैट इन्वॉल्व लार्ज स्केल साइबर फ्रॉड नेटवर्क, करीब करीब 868 करोड़ का। तो उसकी वजह से हम लोग इसमें रनर अप आए, हम लोग ये अवार्ड जीत पाए हैं क्योंकि हमने एक इतना अच्छा केस सॉल्व किया था। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, करेंसी है मनत। अंडर अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ना एक अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट लॉन्च करा है, निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स। इसमें कंपनीज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। हर 6 महीने में इसमें कंपनीज का रिव्यू होगा। तो कंपनीज को इन्होंने ऑप्शन बी ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इन 3 बैंड्स में क्लासिफाई किया हुआ है। ऑप्शन बी ग्रीन, ऑरेंज बैंड। जिन कंपनी को ग्रीन बैंड में आएंगी सिर्फ वही कंपनी निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स में इंक्लूड होने के लिए एलिजिबल है। अब ये उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, बिजनेस प्रैक्टिसेस को देखेगा ऑन एनिमल्स, की एनिमल्स के लिए कितना क्रूअल या कितना सपोर्टिव है। इंडेक्स प्रमोट्स एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग विद इन निफ्टी 500 यूनिवर्स। निफ्टी हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट है जो कि मुंबई बेस्ड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हेड हैं इसके आशीष कुमार चौहान, और 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा बना था, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक $890 मिलियन फाइनेंसिंग पैकेज फॉर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो वर्ल्ड बैंक ने टोटल कितना लोन दिया? $890 मिलियन का। किसको दिया? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को दिया। अब वर्ल्ड बैंक की मल्टीपल लैंडिंग आर्म्स है ना, मल्टीपल फंड्स हैं। तो उसमें से IBRD जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, IBRD ने कितना लोन दिया है इस $890 मिलियन का? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी $820 मिलियन। आंसर सी $820 मिलियन इसका आंसर हो गया। ओवरऑल पैकेज हमारा इसमें $60 मिलियन का कंसेशनल लोन है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से। वर्ल्ड बैंक का ही एक क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है जहां से $60 मिलियन का कंसेशनल लोन आएगा और $10 मिलियन की ग्रांट दी जाएगी। टोटल 870 मिलियन, सॉरी टोटल $890 मिलियन हो जाएगा। स्कीम टारगेट्स रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस इन 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स। तो स्कीम का टारगेट क्या है? 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। फाइनेंसिंग से क्या होगा कि सिग्निफिकेंट एडिशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कुछ एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट हो जाएगा इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ऑल इंडिया सर्वे हुआ है हायर एजुकेशन का 2023-24 के डेटा पर। ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन, इसको हम लोग AISHE भी बोलते हैं, ठीक है। AISHE भी बोलते हैं, AIC भी बोलते हैं, IC भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन रोज टू 30, जेंडर पैरिटी इंडेक्स स्टूड एट 1.08, टोटल एनरोलमेंट रीच ऑल टाइम हाई ऑफ 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स। बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इस सर्वे के सही है, तीनों ही स्टेटमेंट पे आपका सवाल पूछा जा सकता है। आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। इसकी अगर बात करें, जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन हुआ है, इट शोज कि जो शेयर है फीमेल स्टूडेंट्स का इन स्टेम डिसिप्लिन 44% तक बढ़ गया है। पहले 2014-15 में 38.4% था, जो बढ़ के 44% हो गया है। GER की बात करें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये 30 हो गया है। और फीमेल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है फीमेल्स का 31.2 है, दैट मींस फीमेल का नेशनल एवरेज से ज्यादा है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.08 है, हमने ऑलरेडी यहाँ पढ़ा है। जो टोटल एनरोलमेंट है वो 4.5 करोड़ हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि सस्टेन प्रोग्रेस है इन जेंडर इंक्लूसिविटी एंड एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, और ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के
Who launched the new letter of authorization regime aimed at promoting sustainable high seas fishing and strengthening India's blue economy? लेटर ऑफ ऑथराइजेशन रजीम किसने लॉन्च करी है? इसका एम क्या है? इसका एम है सस्टेनेबल हाई सी फिशिंग और इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना। तो ये करा है जगदीप धनखड़ ने। एलओए सिंप्लीफाइज द प्रोसेस फॉर इंडियन फिशिंग वेसल्स। इंडियन फिशिंग वेसल्स के लिए ये इजी करती है ताकि वो हमारा ईईजेड जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वहां पे काम कर पाए और हाई सीज में काम कर पाए। इंडिया की कोस्ट लाइन ओवरऑल 11,000 किलोमीटर की है और ईईजेड नियरली 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो दिस रेजिम इज एक्सपेक्टेड कि इससे जो हमारा कोस्टल फिशरीज है उस पर प्रेशर रिड्यूस होगा और सी फूड का एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को WSIS प्राइज मिला है 2026 का। उनके कौन से इनिशिएटिव के लिए उन्हें यह प्राइज मिला है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का इनिशिएटिव है समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विसेज डिलीवरी मॉडल, जिसके लिए उन्हें WSIS प्राइज 2026 मिला है। समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल अवार्ड was presented under the action line C6 enabling environment at WSIS forum in Geneva। तो ये कहां पर हुआ था? WSIS का फोरम हुआ था जिनेवा में, जहां पे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल के लिए मिला है प्राइज। ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने समृद्ध केंद्र बनाए और उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फिजिकल सर्विसेज के साथ में विलेजेस में प्रोवाइड किया। तो फिजिकल प्लस डिजिटल मिलके बना फिजिटल। ठीक है, मॉडल भारत नेट कनेक्टिविटी को यूज करता है और गवर्नमेंट सर्विसेज का एक्सेस और इंप्रूव करता है। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया दी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुना, मध्य प्रदेश। Who has been appointed as the managing director for OpenAI's India's operation? OpenAI कौन सी कंपनी है जिनका चैट जीपीटी है? तो इंडिया के ऑपरेशन के लिए उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट करा है? प्रभजीत सिंह को। प्रभजीत सिंह पहले उबर इंडिया में थे, अब वहां से छोड़कर इन्होंने ओपन एआई को ज्वाइन कर लिया है। आंसर इज ऑप्शन ए, प्रभजीत सिंह। फॉर्मर हेड ऑफ उबर इंडिया एंड साउथ एशिया। अब ये ओपन एआई के हैं, ओपन एआई के हेड हैं, ओवरऑल हेड जो है वो है सैम ऑल्टमैन। फाउंडेशन ईयर 2015 में सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है ये। कार्ल गस्टफ मार्क 4 84 लाइट वेट रिकॉइललेस रॉकेट लॉन्चर। कार्ल गस्टफ मार्क 4 84 मिलीमीटर लाइट वेट रिकॉइललेस रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, इंडियन आर्मी ने इसके लिए एक आरएफपी इशू करा है। आरएफपी होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब इंडियन आर्मी ये खरीदना चाह रही है। तो कौन सी कंपनी को इसको ये भेजा है? साब को, बे सिस्टम्स को, थेल्स ग्रुप को या किसी और को? ये भेजा है ऑप्शन ए, साब सिस्टम्स को। आंसर इज ऑप्शन ए। M4 वेरिएंट जो है ना, ये मार्क 4 मतलब M4 वेरिएंट जो है, इसका वेट नॉर्मल से 7 किलो कम है और इम्प्रूव्ड मोबिलिटी है इसके पुराने वर्जन्स के हिसाब से। ठीक है, और ये साप की जो फैसिलिटी झज्जर हरियाणा में है वहां पर बनेगी। इंडिया का पहला फुली फॉरेन ओन्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इंडिया की फर्स्ट फुली फॉरेन ओन्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है साब नाम से, SAAB, जो कि हरियाणा के झज्जर में है। साब की बात करें, ये स्वीडन स्टॉकहोम की कंपनी है साब। स्वीडन स्टॉकहोम, जहाँ की कैपिटल है स्वीडिश क्रोना। हरियाणा की बात करें क्योंकि झज्जर में है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी जी और गवर्नर है असीम कुमार घोष। नासा के एस्ट्रोनॉट हैं अनिल मेनन, जो कि शेड्यूल्ड है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। मेडन मिशन होगा इनका, मतलब कि फर्स्ट टाइम ये जाएंगे। ठीक, अब बात है कौन से स्पेसक्राफ्ट के थ्रू जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं सोयूज MS-29 के थ्रू। सोयूज MS-29 स्पेसक्राफ्ट के थ्रू अनिल मेनन स्पेस में जाएंगे। अगर इसकी बात की जाए तो बाइकरनूर कॉस्मोड्रोम से जाएंगे ये दो रॉस कॉस्मोस के साथ में। रॉस कॉस्मोस कॉस्मोनॉट्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो रशियन होते हैं। ठीक है, अनिल मेनन का पहला स्पेस फ्लाइट मिशन है, इन्होंने 2024 में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग ली थी। नासा की बात करें क्योंकि नासा का मिशन है ये, तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में है, वॉशिंगटन डीसी में। हेड है इसके जेरेड आइसैकमैन, 1958 में ये बना था। एक न्यूज और है नासा से रिलेटेड, मैंने अलग से एमसीक्यू ना डाल के यहीं पे उसको क्वेश्चन की तरह डालने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। प्रॉमिस। प्रॉमिस एक फुल स्केल इंजीनियरिंग मॉडल है, ओरिजिनली ये मार्स रोवर मिशन के लिए बनाया गया था। प्रॉमिस एक फुल स्केल इंजीनियरिंग मॉडल है जिसे ओरिजिनली मार्स रोवर्स के लिए बनाया गया था। अब अगर ये अप्रूव हो जाता है तो बात की जा रही है कि इसको मून के साउथ पोल रीजन में भेजा जाएगा थ्रू आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन या आर्टेमिस रॉकेट के थ्रू वहां पे प्रॉमिस मिशन को लॉन्च किया जाएगा।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बोला है जो नेशनल ब्रिज है ना, नेशनल ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, वो सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसमें कौन सा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है? इसमें आईआईटी मद्रास इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नेशनल ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर में आईआईटी मद्रास इन्वॉल्व है। आंसर इज ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। सॉफ्टवेयर जो है ये सेंसर बेस्ड ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये मूवमेंट को, स्ट्रेस को और ब्रिज में हो रही वाइब्रेशंस को ट्रैक करेगा। सी डेक जो हमारा सेंटर फॉर कंप्यूटिंग है, सी डेक भी इसको देखेगा। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सेंट्रलाइजेशन एफर्ट। इनिशिएटिव का एम है कि एक यूनिफॉर्म रियल टाइम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाया जाएगा अक्रॉस द नेशनल हाईवे नेटवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की बात करें तो नितिन गडकरी जी मिनिस्टर है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। Which semiconductor foundry is linked to the DeepSeek's custom AI chip development project? जैसे यूएसए का एआई है चैट जीपीटी, ग्रॉक, सिमिलरली चाइना का एआई है डीपसीक। ठीक है, डीपसीक ने बोला कि मतलब कि वो कस्टम एआई चिप डेवलपमेंट करेंगे। डीपसीक इज डेवलपिंग अ कस्टम एआई चिप। उसके लिए कौन सी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है जो इसके साथ रिलेटेड है या इस प्रोसेस में रिलेटेड है? तो यह है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, एसएमआईसी। एसएमआईसी इससे जुड़ी हुई है डीप सीक के कस्टम एआई चिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। हांगजाओ बेस्ड एआई स्टार्टअप है ये डीप सीक। ठीक है, ये कस्टम चिप बना रहा है जो कि एआई इंटरफेस वर्कलोड से रिलेटेड होगी। उसके लिए एसएमआईसी जो है चाइना की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर फाउंड्री है। द प्रोजेक्ट एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। मतलब चाइना से ही लेंगे ना, फॉरेन यहाँ पे चाइना के लिए फॉरेन है कि चाइना के अलावा कोई भी और कंट्री। An advanced ammonia sensing platform capable of detecting extremely low concentration at room temperature। एक अमोनिया सेंसिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो कि बहुत लो कंसंट्रेशन को भी रूम टेम्परेचर में डिटेक्ट कर सकता है। इसको कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने डेवलप करा है? ये करा है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु ने। आंसर इज सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु। सेंसर जो है ये हाइब्रिड वेनेडियम ऑक्साइड पर बेस्ड होंगे। ठीक है, इसकी ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये हमें जानना जरूरी है कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के बारे में। ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके हेड है डॉक्टर BLV प्रसाद, और 1991 में बनाता। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही की है कि ये कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में है। इंडिया का पहला मोबाइल लिक्विड ट्री जिसका नाम है सॉल्ट, ये कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने देखा है या बनाया है? सॉल्ट किन्होंने बनाया है? सॉल्ट बनाया है CSIR का ही इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। उन्होंने सॉल्ट बनाया है, सॉल्ट नाम का। CSIR इसका आंसर हो गया। स्मार्ट एल्गी लिक्विड ट्री सॉल्ट कहते हैं इसे। इसको सॉल्ट कहते हैं। ये माइक्रो एल्गी यूज करेगा टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन while प्रोसेसिंग एयर पॉल्यूटेंट। तो किसने बनाया? CSIR की लैब, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। इस लैब की बात की जाए तो ये धनबाद झारखंड में है। हेड है यहाँ के अरविंद कुमार मिश्रा। 1946 में ये लैब बनाई गई थी। झारखंड की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। What is the total investment planned for Atal Incubation Center, Chitkara Incubation Foundation and AIC Pride Labs over 5 years? ठीक है, तो आने वाले 5 सालों के लिए अटल इनोवेशन मिशन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, चितकारा इंक्यूबेशन फाउंडेशन में और AIC प्राइड लैब्स में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? ऑप्शन सी, 20 करोड़ रुपए खर्चने की बात की गई है। जो सेंटर्स होंगे, दे विल सपोर्ट स्टार्टअप्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर चितकारा इंक्यूबेशन फाउंडेशन में ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, एग्रीटेक पे काम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे। ठीक है, ये इनिशिएटिव एक कोलेबोरेशन है बिटवीन चितकारा यूनिवर्सिटी और अटल इनोवेशन मिशन। ठीक। जैनिक सिनर ने कौन से प्लेयर को हरा के मैन सिंगल जीता है टू विन विंबलडन 2026 टाइटल? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। जैनिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया है और इन्होंने विंबलडन 2026 मेंस टाइटल जीत लिया है। लेडीज की बात करें तो लेडीज सिंगल लिंडा नॉस्कोवा ने जीता है। लिंडा नॉस्कोवा शेज रिपब्लिक की हैं और उन्होंने शेज रिपब्लिक की ही कैरोलिना मुकोवा को हरा दिया है। सिमिलरली मिक्स डबल की बात करें तो मार्सेलो अरेवेलो है एल साल्वाडोर के और जेजिना ओस्तापेंको है लातविया की। इन्होंने मिक्स डबल चैंपियनशिप जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप फॉर साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन, ये कितने की पिलर्स पे काम कर रही है?
ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप फॉर साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन फोकसेस ऑन हाउ मेनी की पिलर्स? इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 की पिलर्स पे काम कर रही है। और ये 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटीज, डिजिटल रेजिलियंस एंड डिफेंस रिसर्च कॉर्पोरेशन। पार्टनरशिप ये लॉन्च की गई थी ड्यूरिंग द थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट जो कि मेलबर्न में हुआ था। इसका एम है टू एनहेंस इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिंगल कंट्री सप्लाई चेन्स। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के एंथोनी एल्बनीज। सौरव गांगुली became the dash Indian cricketer to be inducted into the ICC Hall of Fame। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाले सौरव गांगुली 12th क्रिकेटर हैं ऐसे। आंसर इज 12th। S. Avast became India's Dash Chess Grandmaster after securing his third and final GM norm। तो ये इंडिया के 98th, ऑप्शन डी, 98th ग्रैंड मास्टर बने हैं एस अवस्थ। एस अवस्थ 98th ग्रैंड मास्टर हैं और ये तमिलनाडु से हैं। वेटरन प्लेबैक सिंगर थी एस जानकी, जो रिसेंटली अपनी लाइफ खो बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने अपना डेब्यूट किया था कौन सी तमिल फिल्म से? सबसे पहली चीज 1957 में इन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है, और जिस तमिल फिल्म से इन्होंने शुरू किया था अपना अपना मूवी करियर वो था विदेन विलयातु। ठीक है, ये सब इतना जरूरी नहीं पूछा जाता, बट ये जरूर पूछा जाता है कि ये कौन थी, तो ये प्लेबैक सिंगर थी और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। शी रिकॉर्डेड मोर देन 48,000 सॉन्ग्स इन नियरली 20 लैंग्वेजेस। इन्हें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, इनकी रिसेंटली डिमाइज हुआ है। ये फॉर्मर एमिर थे कौन सी कंट्री के? तो ये कतर के एमिर थे। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी कतर के एमिर थे। आंसर इज ऑप्शन बी, कतर। कैपिटल इज दोहा एट कतर की करेंसी है रियाल। With Reserve Bank of India survey is carried out across 19 cities to capture household inflation expectations based on their personal consumption pattern। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया, 19 सिटीज के अंदर सर्वे किया है। ये हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को बेस्ड ऑन द पर्सनल कंजम्पशन पैटर्न पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सर्वे का नाम क्या है? इसका नाम है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, जैसे शॉर्ट में IESH बोलते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा लेता है ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड 1 ईयर। 3 साल के लिए, सॉरी 3 महीने का डेटा देगा और 1 साल का डेटा देगा। इट फॉर्म्स अ की इनपुट फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग्स। सर्वे की हेल्प से सेंट्रल बैंक अंडरस्टैंड करता है कि कैसे हाउस होल्ड्स परसीव कर रहे हैं इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को बेस्ड ऑन देयर डेली एक्सपेंडिचर बास्केट्स। After participating in the Sailforth 250 celebration, Indian naval ship INS सुदर्शनी यूएस की कौन सी सिटी पर आया है? तो ये बॉस्टन आया है। सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए है, सेल फोर्थ 250 सेलिब्रेशन में इंडिया का कौन सा नेवल शिप गया है? INS सुदर्शनी गया है। कौन सी यूएस सिटी पर पहुंचा है? बॉस्टन पहुंचा है। आंसर इज ऑप्शन बी, बॉस्टन। जो शिप है, शिप ने पार्टिसिपेट किया ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में, जिसमें सेल की स्टार्ट बॉस्टन से होनी थी 2026 में। और 60 टॉल शिप्स हैं फॉर मोर देन 20 कंट्रीज जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है। और ये जो विजिट है, इट फॉर्म द पार्ट ऑफ लोकायन 2026 ट्रांस ओशियनिक एक्सपेडिशन प्रमोटिंग मैरीटाइम डिप्लोमेसी। Which bank has integrated with the EPFO to launch digital EPFO payment services? तो EPFO के साथ डिजिटल EPFO पेमेंट सर्विसेज के लिए कौन सा बैंक जुड़ा है? उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। आंसर इज IDFC फर्स्ट बैंक। इसकी अगर IDFC की सॉरी EPFO की बात की जाए तो EPFO के हेड है रमेश कृष्णा मूर्ति, जो कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। 1952 में बना था EPFO और न्यू दिल्ली में बेस्ड है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो मुंबई में हेड ऑफिस है, वी वैद्यनाथन इसके हेड है। साल 2015 में IDFC फर्स्ट बैंक बनाया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला है कि $600 मिलियन का एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा $600 मिलियन का, रिलेटेड टू इट्स एक्सपोजर टू विच कोलैप्स्ड कंपनी? तो वो है NMC हेल्थ PLC। NMC हेल्थ PLC के कोलैप्स की वजह से इसे $600 मिलियन का एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की बात की गई है। Settlement resolves all claims arising from the UAE-based healthcare group collapse without any admission of liability by the bank।
It ends prolonged legal processing in the Abu Dhabi Global Market Court and UK Insolvency Court. एनएमसी ग्रुप का फेलियर हुआ था 2020 में। ये जो गल्फ रीजन के लार्जेस्ट कॉर्पोरेट कोलैप्सेस में से एक है, तो बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था। इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा को $600 मिलियन का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ रहा है एनएमसी हेल्थ पीएलसी के केस में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वडोदरा गुजरात में बेस्ड है और देवदत्ता चंद इसके हेड हैं। साल 1908 में बैंक बना था। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का नाम पूछा है और कमेटी क्या कर रही है? अट्रैक्ट ग्लोबल पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट इनटू द नेशनल पेंशन सिस्टम। हमारे एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर ग्लोबल पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का नाम है एसेंट कमेटी, ऑप्शन ई। एसेंट कमेटी इज द कमेटी। इसको चेयर करेंगे दिनेश खरा। दिनेश खरा एसेंट कमेटी को चेयर कर रहे हैं। कमेटी बनाई है पीएफआरडीए ने और ये देखेगी कैसे इंडिया के एनपीएस फंड्स के अंदर जो ग्लोबल जो ग्लोबल पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आ सकते हैं। The aim is to channel long-term capital into infra while protecting subscriber interest. पीएफआरडीए की बात करें तो शिवा सुब्रमण्यन रमन इसके हेड है, न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है। साल 2003 में पीएफआरडीए बना था। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने बोला है कि जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं टू सेटल एमएसएमई इनवॉइसेस थ्रू विच आरबीआई ऑथोराइज प्लेटफॉर्म। तो आरबीआई का अपना प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स। ट्रेड्स होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, मान लीजिए आप एक एमएसएमई है, आपका माल चला गया, आपका पैसा आना है। पैसा आना है तो आपके पास उसकी इनवॉइस तो रहेगी। पैसा आएगा 3 दिन में या 4 दिन में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत होना है, वो सेटलमेंट होने में ही 3-3 दिन लग जाते हैं। आपका माल पहुंचेगा फिर पैसा आएगा, तो आपको ये पता है कि मे बी आने वाले 1 हफ्ते में आपके पास पैसा आ जाएगा। बट आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है 3 दिन के बाद। तो आप क्या करोगे? या तो आप बैंक से लोन लोगे, वो तो ऑप्शन है ही है। दूसरा, जो आपका इनवॉइस है उस इनवॉइस पे ट्रेड्स, आरबीआई का ट्रेड पोर्टल के थ्रू आप पैसा ले सकते हो। आपको उस इनवॉइस पे लोन मिल जाएगा कुछ परसेंट इंटरेस्ट पर, तो आप वहां से पैसा ले सकते हो। आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेड्स। The mandate implements a key budget announcement aimed at ensuring timely payment to MSMEs. CPSEs को बोला गया कि उनकी जो भी इनवॉइसेज हैं वो ट्रेड्स के थ्रू रूट होंगी एंड दे हैव टू ऑब्टेन ऑडिटर सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस। प्लेटफॉर्म क्या करता है? ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है, इट enables इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड improves वर्किंग कैपिटल एक्सेस फॉर MSMEs। एमएसएमई की बात करें तो मिनिस्टर जी का नाम है जीतन राम मांझी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गया बिहार लोकसभा सीट। Which state government has released the Artificial Intelligence Policy 2026 से 31 roadmap to emerge as major AI driven governance and technology hub? ये किसने बोला है? AI पॉलिसी है 2026 से 31 तक की। ऑप्शन ई, झारखंड। झारखंड ने बोला है कि 10,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, मोर देन 50 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लगाए जाएंगे, 1000 AI स्टार्टअप्स होंगे और 1 लाख AI इनेबल्ड जॉब्स होंगी। स्टेट प्लान्स टू इन्वेस्ट 1150 करोड़ रुपए इन 5 इयर्स इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब झारखंड की एआई पॉलिसी का पार्ट है। झारखंड की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। विच स्टेट इज इंप्लीमेंटिंग द निशुल्क बोरिंग योजना? निशुल्क बोरिंग योजना 2026 कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? ये सवाल में पूछा है। योजना के अंतर्गत फ्री बोरवेल दिए जाएंगे, फ्री बोरवेल इंस्टॉलेशन और सब्सिडाइज्ड पंप सेट्स टू एलिजिबल फार्मर। ठीक है, तो ये किसने करा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। तो निशुल्क बोरिंग योजना 2026 यूपी की स्कीम है। स्कीम प्राइमरली बेनिफिट्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। कैसे? बाय इंप्रूविंग एक्सेस टू ग्राउंड वाटर इरिगेशन। एलिजिबल फार्मर जो है दे कैन रिसीव फ्री बोरवेल इंस्टॉलेशन along with pump set of up to 5 हॉर्स पावर। तो जो एलिजिबल फार्मर्स हैं 5 हॉर्स पावर तक के पंप का उन्हें फ्री बोरवेल का इंस्टॉलेशन मिलेगा। ओरिजिनली स्कीम को 1985 में लॉन्च किया गया था, बट स्कीम को फर्दर स्ट्रेंथन किया गया है। अब यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। 1 अगस्त 2026 से कौन सा स्मार्ट कार्ड को मैंडेटरी कर दिया है वुमेन्स के लिए टू अवेल फ्री ट्रेवल ऑन डीटीसी एंड डीआईएमटीएस क्लस्टर बसेस? तो यह है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। पहले क्या था, दिल्ली में वुमेन्स के लिए बसेस में फ्री ट्रेवल था, तो उन्हें पिंक टिकट लेना पड़ता था कंडक्टर से। अब उन्हें एक स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा जिसका नाम है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, तो उन्हें वो टिकट लेने का झमेला बच जाएगा।
दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं मैडम रेखा गुप्ता जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तरनजीत सिंह संधू। विद रेफरेंस टू यूपीज महिला उद्यम निधि योजना, तो यूपी ने एक महिला उद्यम निधि योजना लॉन्च करी है। पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए सही है। ठीक है, पहला, स्टेटमेंट प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर एमएसएमईज। दूसरा, लोन रेंजेस फ्रॉम 50,000 टू 10 लाख एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट ऑफ अराउंड 4%। तीसरा, कोलेट्रल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लोन्स अप टू 2 लाख। तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? आंसर ही ऑल ऑफ द अबव, दैट मींस तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ये जो महिला उद्यम निधि योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं यूपी की माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें अफोर्डेबल क्रेडिट दिया जाएगा। 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन उन्हें कंसेशनल इंटरेस्ट पे दिया जाएगा ऑफ 4%। और 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई भी कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूपी महिला निधि के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओरिजिनली तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट वुमेन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। प्रायोरिटी इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को दी जाएगी, विडोज को और वुमेन जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं उनको। एज है इसमें एप्लीकेंट के लिए कि 18 से 60 साल की एज हो और परमानेंट रेजिडेंट उनका यूपी स्टेट में हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर मैडम आनंदीबेन पटेल जी। कौन सी स्टेट ने विकसित डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29 लॉन्च करी है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन हाइपर स्केल डेटा सेंटर एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर? तो हाइपर स्केल डेटा और एआई के लिए कौन सी स्टेट बात कर रही है? ऑप्शन ए गुजरात। इसको गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने गांधीनगर में पॉलिसी को अनवील किया है। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल जी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1655 करोड़ रुपए रेस करे हैं बाय सेलिंग 1.42% स्टेक थ्रू प्री आईपीओ प्लेसमेंट इन विच ऑफ इट सब्सिडरीज। ठीक है, 1.42% स्टेक बेचे हैं। तो कौन से हैं इसके ये 1655 करोड़ के? प्री आईपीओ किसका आया है? एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड का। आंसर इज ऑप्शन बी, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। बैंक ने 2.88 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे हैं 30 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। रेट रखा 574 रुपए पर शेयर। इसे प्री आईपीओ प्लेसमेंट कहते हैं। इट प्रीसीडेड द लार्जर ऑफर फॉर सेल शेड्यूल्ड टू ओपन ऑन 14 जुलाई। ठीक है। इन द अप्रूव्ड जॉइंट वेंचर बिटवीन डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड वीवो मोबाइल इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और वीवो मोबाइल इंडिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है। ठीक है, पूछा है कि डिक्सन के उसमें स्टेक्स कितने हैं? तो डिक्सन के 51% स्टेक्स एंड दैट मींस वीवो के कितने स्टेक्स हो जाएंगे? वीवो के 49% रह जाएंगे। वही इसके अंदर बताया है। Which country achieved the first controlled recovery of orbital class reusable rocket? कौन सी कंट्री को फर्स्ट कंट्रोल रिकवरी मिली है ऑर्बिटल क्लास रियूजेबल रॉकेट की आफ्टर द मेडन लॉन्च ऑफ लॉन्ग मार्च 10B? तो ये मिला है चाइना को। फर्स्ट स्टेज बूस्टर ऑफ द लॉन्ग मार्च 10B was recovered on a sea-based net platform following the launch from Hainan province। UDISC प्लस 25-26 रिपोर्ट आई है। इसके अंदर बोला गया है फीमेल टीचर्स नाउ फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल टीचिंग वर्कफोर्स वाइल गर्ल्स एनरोलमेंट स्टैंड्स एट व्हाट परसेंट। ठीक है, तो दो चीजें एक साथ इसके अंदर पूछ ली गई हैं कि एक तो फीमेल टीचर्स जो है वो टोटल टीचिंग वर्कफोर्स का कितना परसेंट है और गर्ल्स एनरोलमेंट कितना परसेंट है। दोनों ही चीजों का हम लोग इसमें आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 54.9% फीमेल टीचर्स हैं और 48.4% गर्ल्स का एनरोलमेंट है। ठीक है, यूएस यूडीआईएससी प्लस 25-26 रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज करी है। इन्होंने बोला है कि जो फीमेल एजुकेटर्स है दे कॉन्स्टिट्यूट 54.9% ऑफ द टीचिंग वर्कफोर्स। गर्ल्स एनरोलमेंट 48.4% हो गया है। रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि जो प्यूपिल टीचर रेशियो है वो इंप्रूव हुआ है, ड्रॉप आउट रेट्स हमारे कम हुए हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। 69.9% स्कूल जो हैं अब उनके पास कंप्यूटर एक्सेस है। 67.4% के पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी है और ये एक स्टडी प्रोग्रेस दिखा रहा है टूवर्ड्स जेंडर इक्विटी और क्वालिटी एजुकेशन स्कूल सिस्टम पर। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, चीजें हमारी सुधरती जा रही हैं। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे मंत्री जी हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है संबलपुर उड़ीसा। इन विच सिटी वाज द अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड? इसमें इंडियन रेसलर्स ने टोटल 20 मेडल जीते हैं। अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहां पर हुई है? ये हुई है पटाया थाईलैंड में। थाईलैंड में अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है।
इंडियन रेसलर्स ने 20 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रोंज हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होस्टेड कहां पर हुई? पटाया, थाईलैंड में। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बात। इंडिया सिक्योर्ड सेकंड प्लेस इन वुमेन्स टीम स्टैंडिंग एंड थर्ड इन मेंस फ्री स्टाइल। तो वुमेन्स टीम स्टैंडिंग्स में इंडिया की सेकंड रैंक आई है इसके अंदर, मेंस फ्री स्टाइल में इंडिया की थर्ड रैंक आई है। सीनियर डिप्लोमेट है श्री अंजनी कुमार। ठीक है, ये कौन सी कंट्री के नए एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं यूक्रेन के, ऑप्शन ई यूक्रेन। यूक्रेन का एम्बेसडर बने हैं श्री अंजनी कुमार। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी है ह्रिविनिया। इसके अलावा एक न्यूज और है कि जो गीतिका श्रीवास्तव जी हैं, गीतिका श्रीवास्तव जी एम्बेसडर बनी है रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया के लिए। लिथुआनिया के लिए हमारी नए एम्बेसडर बनी है मिस गीतिका श्रीवास्तव जी। लिथुआनिया की कैपिटल है विल्निस या विल्नियस और करेंसी है यूरो। Which country hosted 13th ASEAN India Trade in Goods Agreement Joint Committee and related subcommittee meetings in जुलाई 2026? तो जुलाई 2026 में 13th ASEAN Trade in Goods Agreement Joint Committee और उससे रिलेटेड सब कमिटी की मीटिंग्स कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है? आंसर इज ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया ने 13th AITIGA ज्वाइंट कमिटी मीटिंग्स करी हैं। इसको AITGA बोला जाता है, AITIGA आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ठीक है, ज्वाइंट कमेटी मीटिंग्स वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में हुई थी, हाइब्रिड मोड में। रिजर्व बैंक ने NS विश्वनाथन जी को नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया है। ठीक है, और इनका फ्रेश 3 ईयर का टर्म होगा अक्टूबर 2026 से। कौन से बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन इन्हें बनाया गया? तो इन्हें चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक का। अंडर इंडिया 2026 ब्रिक्स चेयरशिप इन विच सिटी वाज द ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड ऑन 8-9 जुलाई 2026? ब्रिक्स की वुमेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, ये कहां पर हुई है? ये हुई है ऑप्शन सी, कोची में। ठीक है, इंडिया की ब्रिक्स वुमेन्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग कोची, केरला में हुई है। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं वीडी सतीशन और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। ब्रिक्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग हुई है जयपुर, राजस्थान में। 18th ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। 16th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग या एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग इंदौर में हुई थी। ब्रिक्स के हेड ऑफ स्पेस एजेंसीज की मीटिंग बेंगलुरु, कर्नाटका में हुई थी। और ब्रिक्स के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग चंडीगढ़ में हुई थी। इसके अलावा 11th ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की प्लेनरी मीटिंग, 11th ब्रिक्स ना यहाँ पे एंटर नहीं जा पाए, दूसरी लाइन का पार्ट है। 11th ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की जो प्लेनरी मीटिंग हुई थी, ये हुई थी न्यू दिल्ली में। तो ब्रिक्स की जो भी अभी मीटिंग्स हुई है ना, क्योंकि ब्रिक्स की चेयरशिप इस बार इंडिया पर है, तो ब्रिक्स की सारी मीटिंग इंडिया में ही हो रही है। तो जो मेजर मीटिंग्स हुई है वो मैंने इसी क्वेश्चन के साथ स्टैटिक फैक्ट के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। During Prime Minister Modi's visit to Australia, a letter of intent was handed over to Flinders University. तो फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी को एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया कि वो इंडिया में आके अपना एक कैंपस बनाए या अपनी एक ब्रांच ओपन करें। इंडिया की कौन सी सिटी के अंदर वो ब्रांच बनाने की बात की जा रही है? आंसर इज डी, बेंगलुरु। इसके अलावा अच्छा पहले तो ये पढ़ो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया है फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया को कि वो बेंगलुरु में अपना एक कैंपस ओपन करें। इसके अलावा इसी विजिट के अंदर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को भी बोला गया है कि वो अपना कैंपस गुरुग्राम में बनाए। आफ्टर अचीविंग प्रिस्क्राइब्ड एडल्ट लिटरेसी बेंचमार्क अंडर NEP 2020 एंड उलास, व्हाट इज द उत्तराखंड रैंक अमंग फुली लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया? ठीक है, तो NEP 2020 के एडल्ट लिटरेसी के सभी बेंचमार्क को उत्तराखंड ने अचीव कर लिया और उलास को भी अचीव कर लिया। तो अब इसकी रैंक हो गई है 6th। उत्तराखंड इज द 6th फुली लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड एज द 6th फुली लिटरेट स्टेट। 8 जुलाई 2026 की ये अपडेट आई थी। ठीक है, अब इससे पहले कौन कौन थे? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये इसी रैंकिंग में सबसे पहले मिजोरम हुआ, फिर गोवा हुआ, फिर त्रिपुरा हुआ, देन हिमाचल हुआ और फिर सिक्किम हुआ। इंडिया का पहला 6 लेन अंडरपास बीनीथ एन एक्टिव रनवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ऑलरेडी एक रनवे है जहां पे आपके एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं, उसके नीचे से 6 लेन का अंडरपास बनाया जाएगा। ये कौन से एयरपोर्ट पर ऐसा हो रहा है? तो ये हो रहा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में। इट इज बीइंग डन एट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। 450 मीटर का 6 लेन अंडरपास बनाया जाएगा। ठीक है,
beneath the active runway at the new terminal of Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi. Which state has been granted the hosting rights for 8th edition of Khelo India Youth Game 2026? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 8th एडिशन कहां पर होगा? आंसर इज ऑप्शन सी, तेलंगाना में होगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने बोला है कि तेलंगाना जो है 8th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट करेगा। Which city retained the top position at the world most livable city for the second consecutive year in the Economist Intelligence Unit Global Livability Index? देखो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया है, ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सी सिटी टॉप है फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो आंसर इज ऑप्शन सी, कोपेनहेगन डेनमार्क में। ठीक है, अब ये बात है कि इसको रिलीज किसने करा है ना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये इंडेक्स देती है, उसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कोपेनहेगन इसकी टॉप रैंक रही है ईआईयू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, उसकी करेंसी है डेनिश क्रोन। न्यू दिल्ली की बात की जाए इंडिया की तरफ से तो न्यू दिल्ली 120 नंबर पर है, मुंबई 121 नंबर पर है। टोटल 170 सिटीज को असेस किया गया था स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एजुकेशन और इंफ्रा बेसिस पे। सो इसके हिसाब से दिल्ली इज अहेड ऑफ मुंबई। अंडर द विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2629, विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी है गुजरात की, ये तो मैं नाम से पता चल गया। सवाल है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट पावर कैपेसिटी टारगेटेड फॉर डेटा सेंटर्स इन द स्टेट, है ना, इन्होंने कितनी कैपेसिटी या फिर कितनी पावर कैपेसिटी टारगेट करी है? आंसर इज ऑप्शन ई, 8 गीगावाट। 8 गीगावाट पावर टारगेट की गई है। गुजरात ने विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 से 29 लॉन्च की गई है। बोला गया है कि 8 गीगावाट का डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाई जाएगी और 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात की गई है। ये पूछा जा सकता है कि कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करा है, जैसे हमने यूपी के लिए भी बात की थी कहीं पे 2 लाख करोड़ की, है ना। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। पॉलिसी ने मैंडेट करा है कि 51% ग्रीन एनर्जी का यूज करना है और डीसैलिनेटेड वाटर का यूज करना है, डीसैलिनेटेड वाटर सोर्सिंग टू पोजीशन द स्टेट एज इंडियाज प्रीमियर एआई एंड कंप्यूटिंग हब। In which two states are the center of excellence for kiwi fruit being established under the India New Zealand kiwi fruit action plan? तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जब न्यूजीलैंड गए थे तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कीवी फ्रूट एक्शन प्लान हुआ। अब बात की गई है कि इंडिया में कीवी का सेंटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए जा रहे हैं कीवी फ्रूट के लिए। तो वो कौन सी दो स्टेट है जहां पर ये हो रहा है? आंसर इज ऑप्शन सी, नागालैंड और उत्तराखंड में ये बनाया जाएगा। इंडिया और न्यूजीलैंड ने कीवी फ्रूट एक्शन प्लान लॉन्च करा है, जिसमें न्यूजीलैंड की हेल्प से हम लोग दो सेंटर बनाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक नागालैंड में बनेगा, एक उत्तराखंड में बनेगा। अब जो सेंटर्स होंगे, दे विल इंट्रोड्यूस एडवांस कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज, improve productivity and quality, and they will support value addition as a part of agriculture productivity partnership। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट है। अभी हमने एक चीज और भी बात की थी, 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स का टारगेट हमने रखा है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, शुरू में किसी क्वेश्चन में डिस्कस करा था ये हमने, और वो 2030 तक का हमारा बायलैटरल टारगेट है। कौन सी न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी ने साइन कराया एमओयू इंडिया के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च फॉर एंटार्क्टिक रिसर्च कोऑपरेशन के लिए? ठीक है, इंडिया का नेशनल सेंटर है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च फॉर एंटार्क्टिक रिसर्च कोऑपरेशन। कौन सी न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी ने ये एमओयू साइन करा है? तो ये साइन करा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी ने। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब न्यूजीलैंड गए थे जुलाई 2026 में, एमओयू साइन हुआ हमारा एनसीपीओआर जो कि गोवा में है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, सो दैट जो एंटार्क्टिक रिसर्च है उसमें हम दोनों मिलके एक अच्छा कोलेबोरेशन कर पाए। विच न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी पार्टनर्ड विद निफ्टेम के अंडर एन एमओयू साइन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू एडवांस फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड स्टूडेंट मोबिलिटी? कौन सी न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी के साथ में निफ्टेम के, है ना, जो हमारी है, उसके साथ में फूड से रिलेटेड फूड रिसर्च के लिए, फूड टेक्नोलॉजी के लिए हमने एमओयू साइन करा है? तो ये हम लोगों ने साइन करा है मैसी यूनिवर्सिटी के साथ में, ताकि एक ज्वाइंट रिसर्च और कोलेबोरेशन हो जाए। एमओयू साइन हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो कि कुंडली में है, जिसे हम निफ्टम के बोलते हैं, और मैसी यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड के बीच में, सो दैट फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च और हायर एजुकेशन के लिए कॉपरेशन और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, डीपन हो जाए। What is the exact lower boundary notch on S&P and Fitch scale that qualifies rating as investment grade?
है ना। अभी एक फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक की रेटिंग आई है ट्रिपल बी माइनस, और उसके बाद से ये हुआ कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ले सकता है। तो रेटिंग कितनी है? ट्रिपल बी माइनस अगर हो जाती है तो ये लोएस्ट रेटिंग है जिसपे आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए रेडी होते हो। S&P ग्लोबल रेटिंग ने फेडरल बैंक को लॉन्ग टर्म इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग दी है ट्रिपल बी माइनस की। ठीक है, उसे स्टेबल बोला है ताकि ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी में आ जाए। और ट्रिपल बी माइनस जो है ये लोएस्ट नॉच है दैट स्टिल क्वालिफाइज एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इंडिकेटिंग कि एडुकेट कैपेसिटी है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म रेटिंग के केस में बैंक की रेटिंग A3 आई है। शॉर्ट टर्म के केस में बैंक की रेटिंग A3 आई है, और ये पहला इंटरनेशनल इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के फेडरल बैंक के लिए। बाकी बैंकों के लिए नहीं, फेडरल बैंक के लिए पहली रेटिंग मिली है उसको। Who became the first Indian woman to have her name etched on the Lord's Honours Board after taking 5 wicket on 37 runs against England in the one off टेस्ट एट लॉर्ड। ठीक है, तो लॉर्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वैसा ग्राउंड माना जाता है ना, सबसे प्रेस्टिजियस ग्राउंड इंग्लैंड में है, या वो दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस स्टेडियम माना जाता है। तो उसमें कौन से क्रिकेटर ने अभी 5 विकेट्स, ये मतलब उनके बॉलिंग विकेट्स, ये उनके बॉलिंग फिगर है 37 रन 5 विकेट्स। तो ये एक अचीवमेंट है उनके लिए। ये है क्रांति गौड़ ने। तो क्रांति गौड़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है एंड फर्स्ट वुमेन ओवरऑल जिनका नाम इंस्क्राइब हो गया है लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर बाय टेकिंग 5 विकेट्स फॉर 37 रन इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स में। इसके अलावा एक और चीज है जो यस्तिका भाटिया है। यस्तिका भाटिया भी फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई जिन्होंने टेस्ट सेंचुरी लगाई है लॉर्ड्स में ड्यूरिंग इंडिया हिस्टोरिक 270 रन विक्ट्री। तो इंडिया ने 270 रन की विक्ट्री ली है इंग्लैंड से। फर्स्ट एवर वुमेन्स टेस्ट हुआ था इस वेन्यू पर, और उसमें भी सेंचुरी बनाई यस्तिका भाटिया ने, 5 विकेट हॉल लिया क्रांति गौड़ ने। अंडर द पिलाले संपदा स्कीम, पिलाले संपदा स्कीम या आंध्र प्रदेश की स्कीम है। उन्होंने बोला है कि बर्थ ऑफ अ फोर्थ चाइल्ड पे कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा 40,000 रुपए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जी ने पिलाले संपदा स्कीम लॉन्च करी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन। स्कीम तीसरे बच्चे के पैदा होने पे 30,000 रुपए देगा और चौथे बच्चे के पैदा होने पे 40,000 रुपए दिया जाएगा टू एनकरेज बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एड्रेस डेमोग्राफिक कंसर्न इन द स्टेट। What is the core long-term objective of the Swayan scheme under which NIDA 2.0 was launched by MITI? ठीक है, तो MITI हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनकी स्कीम है स्वायान। स्वायान स्कीम के अंडर निदा 2.0 एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ठीक है, तो हम स्वायान के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन बी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है, मीटी ने निडा 2.0 लॉन्च करा है अंडर द सोयान इनिशिएटिव। सोयान इनिशिएटिव को जुलाई 2022 में अप्रूव किया गया था और इसका अप्रोक्सीमेट आउटले था 89.87 करोड़ अगले 5 साल के लिए। सोयान का फोकस था कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स? जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट हुआ है जून 2026 में इंक्लूडिंग मर्केंडाइज एंड सर्विसेज कंबाइंड, टोटल एक्सपोर्ट्स का एस्टिमेटेड वैल्यू इंडिया का क्या रहा है इसका? ये रहा है 73.45 बिलियन यूएस डॉलर्स। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट मर्केंडाइज और सर्विसेज का 73.45 बिलियन डॉलर्स हो गया है जून 2026 में, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.48% की ग्रोथ आई है। टोटल इंपोर्ट्स की अगर बात करें ये 88.76 बिलियन डॉलर हुआ है। जो जो क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स रहे हैं अप्रैल जून के, इट एक्सीड्स 232 बिलियन यूएस डॉलर्स, रिफ्लेक्टिंग robust performance in electronics and other key sectors. What was the provisional year-on-year headline inflation rate based on the All India Consumer Price Index? All India Consumer Price Index जून 2026 में इसके हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट हमारा कितना रहा है? ये रहा है 4.38%। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने दिया बेस ईयर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए 2024 हो गया जिसकी वैल्यू हम लोग 100 लेकर चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन हुआ 4.38% जून में, जिसमें रूरल इन्फ्लेशन हमारा 4.74% है, अर्बन इन्फ्लेशन 3.92% है। फूड इन्फ्लेशन की बात करें इट स्टूड्स एट 5.32% और हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.10% है। दैट इंडिकेट्स कि मॉडरेट प्राइस प्रेशर है अक्रॉस द मेजर कैटेगरीज। Which three institutions jointly organized the AI Champions for Digital Governance Summit in July 2026? जुलाई 2026 में
3 इंस्टीट्यूशंस ने एक साथ मिलकर कलेक्टिवली एआई चैंपियंस फॉर डिजिटल गवर्नेंस समिट कराया गया है। ये कौन कौन सी थी? ऑप्शन ए आईटीडीसी, स्कोप और लवासना। ठीक है, आईटीडीसी है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्कोप है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, लवासना है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तीनों ने ज्वाइंटली मिलके 3 दिन का एआई चैंपियन फॉर डिजिटल गवर्नेंस समिट कराया। कहां पर हुआ है? होटल सम्राट न्यू दिल्ली में हुआ है, 13 से 15 जुलाई हुआ था। इवेंट सपोर्ट्स द इंडिया एआई मिशन बाय प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एआई अडॉप्शन इन पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस। Which leading Indian online insurance marketplace appointed अमिताभ बच्चन as its brand ambassador? तो पॉलिसी बाजार ने अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा है। आंसर इज ऑप्शन ई, पॉलिसी बाजार। Who has been appointed as the new chief एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जियो प्लेटफॉर्म? उसके आईपीओ लॉन्च से पहले जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, उन्होंने नए सीईओ अपॉइंट करे। नए सीईओ कौन है? वो है ऑप्शन बी, श्री पंकज पवार जी। Who is the author of the book The Second Orbit? It is inspired by India's human spaceflight ambition. The Second Orbit ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी ने। What is the official title of the United Nations first scientific assessment of AI released in July 2026? यूनाइटेड नेशन ने पहला साइंटिफिक असेसमेंट करा है एआई का, जुलाई 2026 में उसको रिलीज भी करा है। उसका ऑफिशियली नेम क्या है या उसका ऑफिशियल टाइटल क्या है? Preliminary report of the Independent International Scientific Panel on AI, evidence-based assessment of opportunities, risk and impacts of AI। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई, एविडेंस बेस्ड असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, रिस्क एंड इंपैक्ट्स ऑफ एआई इसका नाम है। यूनाइटेड नेशन ने ये रिलीज दी है इनॉग्रल साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ एआई, जिसका टाइटल है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई, एविडेंस बेस्ड असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, रिस्क एंड इंपैक्ट्स ऑफ एआई। इसको को चेयर किसने करा है इस रिपोर्ट को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नाम एग्जाम के ऑप्शन में बहुत रेयर आता है, ये सीधे क्वेश्चन में याद आएगा। इसको को चेयर किसने करा है? इसको चेयर करा है योशुआ बेंगियो और मारिया रेसा ने। 40 मेंबर का पैनल था जिन्होंने इसको एग्जामिन करा है। ठीक है, तो दो चीजें, कितने मेंबर के पैनल ने मिलकर बनाया है या एग्जामिन करा है? 40 मेंबर के पैनल ने। और चेयर किस किस ने करा है? 2 लोग थे इसलिए को चेयर हुए हैं, योशुआ बेंगियो और मारिया रेसा। इस वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स। बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स कंटिन्यूसली डाल के आप सर्च करिए, आपको विश्वास क्लासेस का चैनल मिल जाएगा, जहां पे हम आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एसबीआई इन सभी एग्जाम्स का डिस्कशन या स्टडी मटेरियल की बात करते हैं।